कहानी स्क्रिप्ट ही गलत है काका। राजकुमार लॉन्ग मोशन ने बर्फीली आंखों से जियाओ जियाओ की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? मुझे बताओ। जियाओ जियाओ ने सोचा कि लॉन्ग मोशन उसकी चिंता कर रहे हैं और वह मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने अपनी त्योरियां थोड़ी सिकुड़ी और कोमलता से कहा, काका मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कृपया मत पूछिए। क्या ऐसा है? उस स्थिति में मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा। होर, ये तो योजना के अनुसार नहीं चल रहा है काका। अनन्या राठौड़ अपनी हंसी दबाने की कोशिश में लाल हो गई। जियाओ जियाओ लॉन्ग मोशन के शब्दों से स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें अविश्वास से खुली की खुली रह गईं और उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। इसी पल उसकी दासी डिंगक्सी आंख तुरंत घुटने टेक कर रोने लगी। महामहिम, मालकिन शायद यह न कहना चाहें, लेकिन आज मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बताऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि मालकिन ने इन वर्षों में आपके लिए कितना त्याग किया है। मालकिन आपके लिए बलिदान देने को तैयार हैं क्योंकि उनके दिल में आप हैं। लेकिन महामहिम ने कभी भी मालकिन को कोई उपाधि पद देने की इच्छा नहीं जताई है, यही कारण है कि मालकिन दिन भर उदास और निराश रहती हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं मालकिन को एक उचित स्थान रुतबा नहीं दे देता तब तक उनके दिल का दर्द ठीक नहीं होगा? लॉन्ग मोशन ने ठंडी आवाज में पूछा। जी हाँ महामहिम, कृपया चचेरी बहन पर दया करें और उन्हें एक उचित रुतबा प्रदान करें। डिंगक्सियांग ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि राजकुमार का चेहरा इतना गंभीर हो गया था कि मानो अभी गुस्सा टपकने वाला हो। लॉन्ग मोशन ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मैं पहले ही जीवन भर केवल एक ही व्यक्ति के साथ रहने की शपथ ले चुका हूं। इस जीवन में मेरी केवल एक ही पत्नी होगी। जियाओ जियाओ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। क्या उनके चचेरे भाई का मतलब ये था कि वह न केवल उसे एक उपाधि देंगे बल्कि उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका मतलब था कि वह भविष्य में एक राजकुमारी बनेगी। जियाओ जियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि यह सरप्राइज इतनी जल्दी मिल जाएगा। एक जीवन, एक प्रेम, एक साथी, उनके चचेरे भाई का मतलब यह था कि भविष्य में उनके पास हमेशा केवल वही रहेगी, है ना? डिंगक्सियांग सही थी, ये तरकीब सच में काम कर गई। आखिर अनन्या राठौड़ की बिसात ही क्या थी? वह उससे अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकती थी? डिंगक्सियांग, बाई शाओ और अन्य दासियां खुशी से जमीन पर घुटने टेक कर चिल्लाने लगी, बधाई हो मालकिन, बधाई हो मालकिन। मालकिन को आखिरकार अंधेरे के बाद उजाला दिख गया और उनकी इच्छा पूरी हो गई। जियाओ जियाओ ने एक शर्मीले और डरपोक भाव से लॉन्ग मोशन की ओर देखा, लेकिन लॉन्ग मोशन का चेहरा बेहद गंभीर और काला था। उन्होंने कब जियाओ जियाओ को एक उचित रुतबा देने की सहमति दी थी? अनन्या राठौड़ की हंसी छूटने ही वाली थी। जियाओ जियाओ और उसके नौकर खुद को कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण समझ रहे थे और वास्तव में ये सोच रहे थे कि काका उससे एक राजकुमारी के रूप में शादी करने जा रहे हैं। काका के उस गंभीर और उदास चेहरे को देखना सचमुच बेहद हास्यास्पद था। काका की बर्फीली नज़र अचानक उसकी ओर घूमी। खूं खूं। अनन्या राठौड़ ने हल्का सा खांसा। तमाशा देखने के बाद वह खड़ी हुई और चूंकि काका ने उसे पैसे उपहार दिए थे इसलिए उसने इस मुसीबत से बाहर निकलने में उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने खरबूजे के बीजों को एक तरफ फेंका, एक संतरा उठाया, उसे अपने हाथ में तौला और एक स्पष्ट चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, तुम तीनों, मालकिन और दासियां, काफी मनोरंजक हो। तुम्हारा अभिनय रंगमंच के अभिनेताओं से भी बेहतर है। क्या मुझे कभी तुम्हारे लिए एक मंच स्टेज बनवाना चाहिए? बहन अनन्या, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम मुझसे ईर्ष्या तो नहीं कर रही हो ना? जियाओ जियाओ ने मीठे स्वर में कहा, उसकी आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी थीं। दोनों दासियां खड़ी हो गईं और उन्होंने अनन्या राठौड़ का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भविष्य की मालकिन से इस तरह बात करने की? लौंगी, यहाँ आओ। इन दोनों बदतमीज दासियों को 100 थप्पड़ मारो, अनन्या राठौड़ ने आदेश दिया। लौंगी एक परछाई की तरह सभी के सामने प्रकट हुआ। उसने एक काला मुखौटा पहन रखा था और उसके भीतर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति की थी जो निरंतर खतरों से भरी जिंदगी जीता था। यहाँ तक कि युनफेंग भी इसे देखकर सहज रूप से पीछे हट गया। वह मूल रूप से जियाओ जियाओ के पक्ष में बोलना चाहता था, लेकिन वे शब्द उसके गले में ही अटके रह गए। अनन्या राठौड़ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके काका उसे ऐसा व्यक्ति सौंपेंगे। इस तरह का व्यक्ति स्पष्ट रूप से उनका सबसे सक्षम दाहिना हाथ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दासी डिंगक्सियांग ने अपनी ठुड्डी उठाई, उसका व्यवहार काफी रौबदार था। मुझे किस बात का डर है? अनन्या राठौड़ ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे वह हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। उसकी नज़र जियाओ जियाओ और दूसरों पर घूमी और उसने अहंकार से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि राजकुमार की हवेली की भविष्य की मालकिन केवल एक ही हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति तुम नहीं हो जियाओ जियाओ, बल्कि मैं हूँ, अनन्या राठौड़। चाहे वह मालकिन बनना चाहे या नहीं, ये जियाओ जियाओ जैसी जोकर तय नहीं करेगी। यह असंभव है।
जियाओ जियाओ चिल्लाए, उसकी आवाज़ तीखी लेकिन ऊर्जा से भरपूर थी, बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी किसी बेहोश होने वाले और खून की उल्टी करने वाले व्यक्ति की होती है। अनन्या राठौड़ मुस्कुराई, मुड़ी और लॉन्ग मोशन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां चतुराई से उनकी उंगलियों के बीच समा गईं और आपस में जुड़ गईं। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं वह हूं जो काका का हाथ थामे खड़ी है। तुम क्या हो, जियाओ जियाओ? लॉन्ग मोशन ने नीचे उनके कसकर जुड़े हुए हाथों की ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी, और फिर बदले में उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा लगता है कि उसकी छोटी राजकुमारी कहती तो है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। जियाओ जियाओ ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें दोनों के कसकर जुड़े हुए हाथों पर टिकी थीं। वह उम्मीद कर रही थी कि लॉन्ग मोशन अनन्या राठौड़ के गंदे हाथ को झटक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके चेहरे का रंग अचानक बहुत पीला पड़ गया। क्या इसका मतलब ये था कि उसने अभी जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ उसकी मनगढ़ंत सोच थी? क्या उसने लॉन्ग मोशन के शब्दों का गलत मतलब निकाला था? जियाओ जियाओ को अब वास्तव में छाती में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी थी, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर से बेहोश होने का नाटक करते हुए। अनन्या राठौड़ उस वाइट लोट्स ढोंगी औरत को अपना नाटक जारी रखते हुए नहीं देखना चाहती थी। क्या वह कोई नया तरीका नहीं सोच सकती थी? उसने मेज से ठंडी चाय का एक बर्तन उठाया और उसे जियाओ जियाओ के चेहरे पर दे मारा। जियाओ जियाओ झटके से उठकर बैठ गई। काका, ऐसा लगता है कि कुमारी जियाओ जियाओ हमेशा बेहोश होती रहती हैं। लगता है वैद्य वांग अक्षम हैं। अगली बार हमें उनके लिए कोई दूसरा वैद्य बुलाना चाहिए, अनन्या राठौड़ ने जियाओ जियाओ की ओर चिढ़ाने वाले अंदाज में देखते हुए लॉन्ग मोशन से कहा। लॉन्ग मोशन ने उसकी धूर्त मुस्कान को देखकर हल्के से सिर हिलाया। उनकी नज़र उसकी उंगलियों और अपने हाथों पर टिक गई, और उनकी तनी हुई भौहें धीरे धीरे शांत हो गईं। लॉन्ग यी की ताकत अद्भुत थी। उसने सबसे पहले डिंगक्सियांग के चेहरे पर तमाचे जड़े, और कुछ ही थप्पड़ों के बाद डिंगक्सियांग का चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया और उसका मुंह खून से भर गया। दूसरी दासी बाईशाओ इतनी डर गई कि वह रोते हुए जमीन पर ढेर हो गई। जियाओ जियाओ हैरान भी थी और डरी हुई भी, और वह अनन्या राठौड़ से दिल से नफरत करने लगी थी। उसकी आंखें चमकी और वह अचानक चिल्लाए, काका, कृपया लॉन्ग यी से कहें कि उन्हें मारना बंद करे। अगर आपको किसी को मारना ही है तो इसके बजाय मुझे मारिए। मैं अब इतनी कमज़ोर हो चुकी हूं कि मैं आपको अपना रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं दे सकती, इसलिए मैं बेकार हूं। बस मुझे मार डालिए। लॉन्ग मोशन ने अपनी भौहें उठाईं। जियाओ जियाओ ने अब उन्हें धमकी देना भी सीख लिया था। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात है। क्या उसे लगता है कि उसके रक्त के बिना लॉन्ग मोशन जीवित नहीं रह पाएंगे? युनफेंग, लॉन्ग यी की जगह थप्पड़ मारना जारी रखो जब तक कि 100 थप्पड़ पूरे न हो जाएं। लॉन्ग मोशन ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। युनफेंग चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दोषी भाव से जियाओ जियाओ की ओर देखा और फिर उसकी दूसरी दासी बाईशाओ को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। युनफेंग, थोड़ी ताकत लगाओ। तुम ऐसे मार रहे हो जैसे तुमने खाना ही ना खाया हो। क्या तुम सिर्फ नाम के रक्षक हो जिसमें कोई दम नहीं है? अनन्या राठौड़ ने लॉन्ग मोशन का हाथ छोड़ा और आराम से एक संतरा छीलने लगी, युनफेंग का मजाक उड़ाते हुए मानो वह आग में और घी डालना चाहती हो। युनफेंग ने अपने दांत पीसे, लेकिन राजकुमार की उपस्थिति को देखते हुए बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल अपनी ताकत ही बढ़ा सका। कुछ ही देर बाद अनन्या राठौड़ को अचानक अपने आसपास की ठंडक बढ़ती हुई महसूस हुई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि लॉन्ग मोशन उसके हाथ को घूर रहे थे। काका, क्या आप भी संतरा खाना चाहते हैं? उसने उदारतापूर्वक उन्हें आधा संतरा दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने हाथ से नहीं लिया, इसलिए उसे खुद इसे उनके मुंह में डालना पड़ा। जब बटलर वांग वहां पहुंचे तो उन्होंने अनन्या राठौड़ को अपनी मोटी उंगलियों से अपने देवता जैसे राजकुमार को संतरा खिलाते हुए देखा। उन्होंने तुरंत घृणा से अपनी नज़रें हटा लीं और जल्द से जल्द वापस जाकर अपनी आंखें धोना चाहते थे। मेरी दूसरी काकी का परिवार चुनौती के स्वाद के साथ हमारे दरवाजे पर आता है। राजकुमार के धीरे धीरे संतरा खाने के बाद बटलर वांग प्रबंधक वांग आगे आए और बोले, महामहिम, मू युआंडे और उनका परिवार आपसे और मालकिन अनन्या से मिलने का अनुरोध कर रहा है। मू युआंडे। अनन्या राठौड़ ने अपना सिर घुमाया और कुछ सेकंड तक सोचने के बाद समझ गई कि बटलर वांग किसके बारे में बात कर रहे थे। मू युआंडे उसके दूसरे चाचा थे और उनका परिवार की दूसरी शाखा था जिसने मार्क्विस की हवेली से संबंध तोड़ लिए थे। लॉन्ग मोशन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, शुआंग अगर चाहे तो उनसे मिल सकती है, या अगर वह नहीं चाहती तो उन्हें बाहर निकाल सकती है। बटलर वांग ने अनन्या राठौड़ को गंभीरता से देखा, मन ही मन सोचते हुए कि राजकुमार उसके साथ अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे। उसे सावधान रहना होगा कि वह इस युवा मालकिन को न उकसाए, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा खराब थी और वह अहंकारी और दबंग थी।
उसने सुना था कि वह आज ही आई थी और हवेली में पहले ही 4 लोगों को मार चुकी थी। चलो उनसे मिलते हैं, मुझे ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी है कि वे क्या कर रहे हैं, अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि कहावत है, कोई भी बिना किसी कारण के मंदिर नहीं जाता। मु युआनडे का इस समय आना निश्चित रूप से मार्क्विस के निवास स्थान से संबंधित होगा। काका ने अभी तक मामले की जांच भी शुरू नहीं की है और वे इतनी जल्दी आ गए। बटलर वांग लोगों के भावों को पढ़ने में बहुत माहिर थे। वह जानते थे कि अनन्या राठौड़ को अपने दूसरे चाचा का परिवार पसंद नहीं है, इसलिए वह उन्हें छोटे स्वागत कक्ष में ले गए और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। अनन्या राठौड़ ने अंततः वहां जाने से पहले अपने काका को बगीचे में धीरे धीरे कुछ चक्कर घुमाया। थू, ये किस तरह की घटिया चाय है? ये हमारे घर के नौकरों की चाय से भी बदतर है। रीजेंट राजकुमार, का क्या मतलब है कि हमें इस जर्जर स्वागत कक्ष में इतनी देर तक बिना अच्छी चाय के इंतजार करवाया जाए? मैं उसे ढूंढने बाहर जा रही हूँ। स्वागत कक्ष में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक सुंदर युवती ने अपना प्याला पटक दिया और गुस्से से कहा, वीवी, अपनी आवाज़ नीची रखो। ये रीजेंट का महल है, हमारा घर नहीं। तुम यहाँ जो चाहो वह नहीं कर सकती हो। मैडम झांग ने अपनी सबसे छोटी बेटी मू निंगवेई को सांत्वना देते हुए फुसफुसाकर कहा। वह सिर्फ एक अपाहिज है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं। मू निंगवेई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी नज़र अनन्या राठौड़ जैसी लड़की पर है जिसे कोई नहीं चाहता, वह चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, जीवन भर उसका मजाक ही उड़ेगा। चुप रहो, मू युआनडे ने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी छोटी बेटी को यह नहीं पता था कि लॉन्ग मोशन कितने भयानक थे, लेकिन उसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। मैडम झांग ने जल्दी से अपनी छोटी बेटी का मुंह ढक लिया। उसकी बेटी बाहर एक गुरु के अधीन पढ़ रही थी और लॉन्ग मोशन की शक्ति से अनजान थी। ये राजकुमार की हवेली थी और लॉन्ग मोशन के लोग हर जगह मौजूद थे। उसे डर था कि उसकी छोटी बेटी के शब्द मुसीबत खड़ी कर देंगे। वीवी, बोलना बंद करो, कोई आ रहा है। मू निंगक्सु, जो आंखें बंद किए आराम कर रही थी, उसने अचानक आंखें खोलीं और खड़ी हो गई। मू निंगवेई ने नाकभान से कुड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता और बड़ी बहन उस अपाहिज राजकुमार से इतने सावधान क्यों थे। उसकी नज़र में लॉन्ग मोशन सिर्फ नाम के राजकुमार थे। जब मू निंगवेई ने अनन्या राठौड़ को अपाहिज राजकुमार लॉन्ग मोशन को अंदर धकेलते हुए देखा तो उसने अपने होंठ सिकुड़े और सोचा, इस नकारा को देखो, यह अभी भी कितनी बदसूरत है, सुअर की तरह मोटी, इसके कपड़े लगभग फटने वाले हैं और इसके नैन नक्श सभी एक साथ भीड़ की तरह जमा हैं। बस इसे देखने से ही मेरी भूख मर जाती है। उसकी घृणित नज़र नीचे की ओर गई। वह मन ही मन सोच रही थी, हर कोई कहता है कि अपाहिज राजा सुंदर है, लेकिन क्या वह डिवाइन मार्शल सेक्ट के पवित्र पुत्र जितना सुंदर हो सकता है? हालांकि जब उसने लॉन्ग मोशन का चेहरा देखा तो उसकी सारी मानसिक गतिविधि गायब हो गई और केवल एक शून्यता रह गई। उनका चेहरा प्रकाश की किरण के समान था, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था और नजरें हटाना मुश्किल कर रहा था। वह डिवाइन मार्शल सेक्ट के पवित्र पुत्र से सैकड़ों गुना अधिक सुंदर थे। उनके दोषरहित चेहरे से ठंडा अहंकार और कुलीनता झलक रही थी। वह किसी दिव्य प्राणी की तरह सुंदर थे। उनकी गहरी काली संकरी आंखें और एक ऐसी आभा थी जिसे कोई छू नहीं सकता था और वह इस दुनिया की नहीं लगती थी। मू निंगवेई तुरंत उनके अद्वितीय सुंदर रूप और उनके स्वभाव से आकर्षित हो गई और उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। अनन्या राठौड़ ने हॉल में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और अंततः अपनी छठी बहन मू निंगवेई को उपहासपूर्ण भाव से देखा। काका के कितने सारे अनचाहे प्रेम प्रसंग हैं। यहाँ तक कि मू निंगवेई जैसी अहंकारी लड़की भी उन्हें पसंद करने लगी है। मू निंगवेई परिवार की दूसरी शाखा की वैध बेटी है और युवा पीढ़ी में छठे स्थान पर है। वह और मू निंगक्सु एक ही माता पिता की बेटियां हैं। जब वह कुछ साल की थी तब उसे डिवाइन मार्शल सेक्ट के बुजुर्गों ने उसकी प्रतिभा के लिए पहचान लिया था और उसे एक शिष्या के रूप में रख लिया था। वह डिवाइन मार्शल सेक्ट में खेती कर रही है और सामान्य दिनों में बहुत कम वापस आती है। वह एक प्रतिभाशाली लड़की थी जो खुद को स्वर्ग की चुनी हुई मानती थी। उसने एक बार अहंकारपूर्वक घोषणा की थी कि वह देवता के समान शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करेगी और कहा था कि दुनिया में कोई भी उसके योग्य नहीं है। अप्रत्याशित रूप से काका से मिलने के बाद वह पलकें भी नहीं झपका पाए। जैसा कि पता चला, काका का चेहरा वास्तव में राष्ट्रीय विनाश का अग्रदूत था। आपका विनम्र सेवक मू युआनडे रीजेंट को सम्मान देता है। मू युआनडे ने सबसे पहले बात की। वह बहुत घबराया हुआ था। यदि यह शक्तिशाली व्यक्ति अचानक कहीं से प्रकट नहीं हुआ होता तो वह रीजेंट लॉन्ग मोशन से निपटने के लिए बेहद अनिच्छुक होता। पूरा दरबार उनसे डरा हुआ था और इसका एक कारण था। कसु महामहिम का अभिवादन करती है। मू निंगक्सु ने शालीनता से सिर झुकाया। मैडम झांग ने जल्दी से अपनी हताबंबा छोटी बेटी को लॉन्ग मोशन के सामने झुकने के लिए खींचा। मू निंगवेई को तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, अभिवादन महामहिम, मैं मू निंगवेई हूँ।
हम आज तीसरी बहन और पांचवें भाई को घर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बुरा लग रहा है कि उन्होंने राजकुमार के निवास पर आपके लिए परेशानी खड़ी की है। तीसरी बहन भी कमाल है। जब आग से मार्क्विस का निवास नष्ट हो गया तो उसे सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। वह महामहिम को परेशान करने क्यों आ गई? मू निंगवेई की आवाज़ बुलबुल की तरह स्पष्ट और मधुर थी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक भी थी। यद्यपि वह केवल 12 या 13 वर्ष की थी, लेकिन वह पहले से ही बहुत अच्छी तरह से विकसित थी। उसकी बैंगनी रंग की पोशाक उसे और भी अधिक युवा और सुंदर दिखा रही थी। हालांकि उसके शब्दों ने केवल अनन्या राठौड़ की ठंडी हंसी ही निकाली। वे उसे और उसके छोटे भाई को अपने घर वापस ले जाने आए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मार्क्विस की हवेली में कुछ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार की दूसरी शाखा के बारे में नहीं सोचा। इन बातों का मतलब था कि वह कृतघ्न थी और पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा करती थी। उसने खुद को बिल्कुल शून्य कर लिया था। ये पूरी तरह हास्यास्पद था। उसने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उसने कभी ऐसा बेशर्म और निर्लज परिवार नहीं देखा था। जैसे ही वह पलटवार करने वाली थी, उसके काका अचानक बोल पड़े। मुझे याद है कि मू परिवार ने डिंगबुओ के मार्क्विस की हवेली से संबंध तोड़ लिए हैं। मू युआनडे हैरान रह गए। उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि राजकुमार यह मुद्दा उठाएंगे, और उन्होंने जल्दी से समझाने के लिए बात आगे बढ़ाई। महामहिम, यह मेरी दुष्ट बेटी थी जिसने मुझे उकसाया और गुमराह किया, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पिता वास्तव में विदेशी जनजातियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे, और इसी वजह से मैंने ऐसा अपराध किया। अब यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरे पिता के लिए न्याय मांग रहा है, और मैं पछतावे से भरा हूँ। घर लौटने पर मैंने तुरंत एक गहन जांच की और पाया कि यह मेरी नाजायज बेटी और उसकी मौसी उपपत्नी थी जिन्होंने जानबूझकर मेरे पिता को फंसाया। यह उस अपराधी का कबूलनामा है। महामहिम, कृपया एक नज़र डालें। मू युआनडे ने खून से सना एक कबूलनामा निकाला और उसे लॉन्ग मोशन को सौंपना चाहा। लॉन्ग मोशन की गहरी आंखें बर्फ के समान ठंडी थीं और उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। मू युआनडे तुरंत घबरा गए। उन्हें याद आया कि लॉन्ग मोशन लोगों के संपर्क से नफरत करते थे। उनके हाथ में खून से लिखे पत्र की तो बात ही छोड़ दें। इसी समय अनन्या राठौड़ ने खून से लिखा वह पत्र छीन लिया, उस पर एक नज़र डाली और पाया कि इसे लिखने वाली वेंशी थी, जो मू निंगक्सुआन की सगी माँ और मू युआनडे की चहेती उपपत्नी थी। उसने एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी। निश्चित रूप से, जब उसने मू युआनडे को ये कहते हुए सुना कि वह उपपत्नी थी जिसने गलती की थी, तो वह जान गई कि उन्होंने सारा दोष मू निंगक्सुआन और उसकी सगी माँ पर मर दिया होगा। आखिरकार मू निंगक्सुआन उसके द्वारा मारी जा चुकी थी और तथ्यों को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। काकी वेन कहाँ है? अनन्या राठौड़ ने ठंडेपन से पूछा। उस नीच औरत ने तो अपराध बोध के कारण पहले ही आत्महत्या कर ली है। वह दुष्ट मू निंगक्सुआन ही थे जिन्होंने अपने जहरीले दिलों से हमारे रिश्तेदारों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश की थी। वे मरने लायक ही हैं। मैडम झांग ने शातिर अंदाज में कहा। मृत्यु अफसोस की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे परिवार का दोष अपने सिर लिया और फिर भी मेरी मौत अफसोस की बात नहीं है। कितनी दयनीय और विलाप करने योग्य बात है। हालांकि मैडम झांग ने तीखेपन से बात की, लेकिन उनकी आंखों में आत्मसंतुष्टि की झलक थी। हाँ, काकी वेन मू युआनडे की सबसे चहेती उपपत्नी थी, जिसे उनका पूरा स्नेह मिलता था। अब जब उसे दोष अपने सिर लेने के लिए मार दिया गया था, तो मैडम झांग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थीं। इस समय मू निंगक्सु आगे बढ़ी और उसने कोमलता से अनन्या राठौड़ से कहा, तीसरी बहन, पहले मेरी ही गलती थी। मुझे मू निंगक्सुआन और उसकी सगी माँ की एक तरफा कहानी नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने लगभग तुम्हारी जान ही ले ली थी। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी अनजाने में हुई गलती को माफ़ कर दोगी। अनन्या राठौड़ उस समय लगभग मर ही गई थी। ये कैसी अनजाने में हुई गलती थी? हाँ अनन्या, तुमने भी तो अपनी बड़ी बहन को मारा था। देखो, उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ है। इसे बस बहनों के बीच का एक मजाक समझो। परिवार के सदस्य रात भर मनमुटाव नहीं रखते। हम वापस जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारी दूसरी काकी ने कुछ कमरे तैयार किए हैं। तुम और युहेंग आज हमारे साथ वापस आ सकते हो। एक बार मार्क्विस की हवेली का जीर्णोद्धार हो जाने पर हम एक साथ वापस चले जाएंगे, मैडम झांग ने गंभीरता से कहा। अनन्या राठौड़ ने उपहास किया। मजाक? दूसरी काकी को लगता है कि सड़क पर जो हुआ वह सिर्फ मजाक था। अगर काका राजकुमार नहीं आए होते तो मैं बहुत पहले ही किसी सामूहिक कब्र में एक लाश बन चुकी होती। और हाँ मू निंगक्सु, जब तुमने मुझे टाइगर टेली के लिए धमकाया था और मुझे अपना अपराध कबूल करने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर किया था, तब तुम्हारे चेहरे पर यह मासूमियत नहीं थी। तुम इस मासूमियत के नाटक से किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? तीसरी बहन, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कब धमकाया? मुझे पता है कि तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं केवल यही चाहती थी कि तुम दादाजी को समझाओ। हालांकि मैंने थोड़ा कठोर बोला था, लेकिन मैं केवल मार्क्विस की हवेली की प्रतिष्ठा के बारे में ही सोच रही थी।
मू निंगक्सू ने त्योरियां चढ़ाईं, उसकी आंखें पीड़ा से भरी थीं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनन्या राठौड़ उसे ऐसी बात कहेगी। परिवार की दूसरी शाखा ने मार्क्विस की प्रतिष्ठा के नाम पर कैसे मीठी मीठी बातें करना सीख लिया है, यह उसका एक उम्दा उदाहरण था। वे सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद भी साबित कर सकते थे। अनन्या, तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बस करो, अनन्या राठौड़ ने मैडम झांग को बीच में ही रोक दिया। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी दूसरी शाखा अब दिंगबुओ के मार्क्विस के घराने का हिस्सा नहीं है। पूरी राजधानी जानती है कि तुम्हारी दूसरी शाखा ने मार्क्विस के घराने से संबंध तोड़ लिए हैं। इसलिए मुझे इतने प्यार से मत बुलाओ, मुझे उल्टी आती है। दूसरी बात, मेरे दादाजी पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाने के मामले में मेरे काका इसकी गहन जांच के लिए किसी को भेजेंगे। कौन जाने, शायद तुम बस यूं ही किसी को बलि का बकरा बना रही हो। ये देखकर कि अनन्या राठौड़ वापस न जाने पर अड़ी हुई थी और यहाँ तक कि उसने आहत करने वाली बातें भी कहीं, मैडम झांग ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए कहा, अनन्या, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि जब से तुम छोटी थी तुम्हें तुम्हारी दूसरी काकी मैनियांग ने बिना पिता के पाला है? अनन्या, तुम्हारी दूसरी काकी तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानती है। मुझे पता है कि तुम शादी करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन क्या तुम चौथे राजकुमार के प्रति समर्पित नहीं हो? तुम रीजेंट राजकुमार को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारी दूसरी काकी जानती है कि तुम बस चौथे राजकुमार को चिढ़ाना चाहती हो, है ना? चलो, एक साथ वापस चलते हैं। चौथे राजकुमार ने कहा कि यह एक गलतफहमी थी और वह कल व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह तुम्हें नाव की सवारी पर आमंत्रित करेंगे। ये सुनकर अनन्या राठौड़ मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। तो यह मुख्य बात है। परिवार की दूसरी शाखा ने देखा कि वह शक्तिशाली काका के करीब हो गई है, इसलिए वे अब उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए वे काका को दखल देने से रोकने के लिए उसे जल्दी से यहाँ से ले जाने आए थे। मैडम झांग के शब्द काफ़ी चतुर थे। सबसे पहले इसने दिखाया कि अनन्या राठौड़ को लॉन्ग मोशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी नज़रें केवल चौथे राजकुमार जिमिन कांग पर थीं। वह काका की हवेली में सिर्फ जिमिन कांग को चिढ़ाने के लिए आई थी ताकि काका को उसके चंचल स्वभाव से घृणा महसूस हो। दूसरा, वे जानते थे कि अनन्या राठौड़ जिमिन कांग को पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने जिमिन कांग को रीजेंट के महल से दूर ले जाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। एक बार जब वह रीजेंट के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेगी तो वह और यूहिंग वास्तव में चॉपिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह होंगे जो पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर होंगे। यदि शरीर की मूल मालकिन यहाँ खड़ी होती तो वह शायद तुरंत उनके पीछे चल देती, लेकिन मूल मालकिन पहले ही मर चुकी थी और इस शरीर में एक और आत्मा का वास था। वे निश्चित रूप से गलत आकलन कर रहे थे। अनन्या राठौड़ को चुप देखकर मैडम झांग और मू निंगक्सू को अपने दिलों में उपहास की भावना महसूस हुई। देखो, ये निकम्मी अभी तक नहीं बदली है। निश्चित रूप से जब भी जिमिन कांग का उल्लेख किया जाता है तो यह मूर्खों जैसा व्यवहार करती है। बटलर प्रबंधक, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ। ठीक जब अनन्या राठौड़ कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने ही वाली थी, लॉन्ग मोशन ने अचानक ठंडेपन से बात की और फिर मुड़कर चले गए। क्या काका का चेहरा हिमखंड से भी ज़्यादा ठंडा क्यों है? क्या उन्हें सच में लगता है कि वह जिमिन कांग से मिलने के लिए उनके साथ वापस जाने पर विचार कर रही है? उसे तो अभी तक उस साथ का पूरा मज़ा लेने का मौका भी नहीं मिला था जिसे उसने पकड़ रखा था, इसलिए वह काका को ये गलतफहमी नहीं होने दे सकती थी कि वह उनका इस्तेमाल कर रही है। इसलिए उसने दूसरी काकी के पाखंडी चेहरे को और अधिक देखने की जहमत नहीं उठाई और वह उत्साहपूर्वक उनकी व्हीलचेयर को धकेलते हुए जल्दी से काका के पीछे पीछे चल दी। हाँ, मुझे लगा था कि राजकुमार अनन्या राठौड़ के प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उससे मुंह मोड़ ही लिया, मैडम झांग ने कहा। मू युआनडे ने राहत की सांस ली, अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, ऐसा लगता है कि हमें उन्हें लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमार खुद ही अनन्या राठौड़ और उसके भाई को बाहर निकाल देंगे। तब वह हमारे घर में आने के लिए भीख मांग रही होगी। मू निंगवेई ने अपनी नाक भान सिकुड़ी। उसकी नज़र उसी दिशा में थी जहां लॉन्ग मोशन गए थे, लेकिन उसके दिल में अनन्या राठौड़ की उस अच्छी किस्मत से ईर्ष्या थी जिसके कारण उसे उनके द्वारा हवेली में लाया गया था। अपनी छोटी बहन की आसक्त नज़र को देखकर मू निंगक्सू ने त्योरियां चढ़ाईं और उससे कहा, लॉन्ग मोशन पहले से ही अपाहिज है और तुम्हारे ध्यान देने लायक नहीं है। लेकिन क्या डिवाइन मार्शल सेक्ट का वह पवित्र पुत्र तुम में दिलचस्पी नहीं रखता? मैंने सुना है कि वह तुम्हें ढूंढने राजधानी आ रहा है। तुम्हें तब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे पता है, मू निंगवेई ने अनमने ढंग से उत्तर दिया। उसका दिमाग लॉन्ग मोशन के अपाहिज पैर में उलझा हुआ था। उसने सोचा कि उन्हें अपने अपाहिज रूप से नफरत होगी। अगर वह अपने गुरु से उनके पैर का इलाज करवा सके तो शायद वे उसकी अधिक परवाह करने लगेंगे। ये सोचकर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। काका, चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं जाऊंगी। अनन्या राठौड़ ने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए उनकी व्हीलचेयर को धकेला।
बाहर की कोई भी चीज़ राजकुमार की हवेली की बराबरी नहीं कर सकती, जहाँ स्वादिष्ट भोजन है, पीने के लिए स्वादिष्ट चीज़ें हैं और काका जैसे अद्वितीय सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने का मौका है। उसने देखा कि उसके काका चुप थे और आसपास की हवा अभी भी बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे काका को मनाना बहुत मुश्किल है। जिमिन कांग बहुत बदसूरत है। उसकी आंखें सांप जैसी त्रिकोणीय हैं, उसका चेहरा जूते पहनने वाले चम्मच जैसा लगता है और उसकी नाक तोते जैसी मुड़ी हुई है। वह एक मजाक की तरह दिखता है। मुझे नहीं पता कि उसे सुंदर आदमी का उपनाम किसने दिया। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। ये तो बस मेरी दूसरी काकी और बाकी लोग हैं जो अफवाहें फैलाते रहते हैं। मेरे मानक इतने ऊंचे हैं, मैं भला उस बदसूरत राक्षस जिमिन कांग में दिलचस्पी कैसे ले सकती हूँ। लॉन्ग मोशन ने अनन्या राठौड़ को देखा, जो जोर जोर से इशारे कर रही थी। उनकी गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो सब कुछ देख सकती हों और किसी के छिपने के लिए कोई जगह न छोड़ें। यद्यपि अनन्या राठौड़ ने झूठ बोला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अपराधबोध नहीं हुआ, क्योंकि यह शरीर की मूल मालकिन थी जिसे जिमिन कांग पसंद था, उसे नहीं। उसकी नज़रों में जिमिन कांग सिर्फ एक बेवकूफ़ था। उसने बिना किसी डर के उन्हें खुद को घूरने दिया। यही सबसे अच्छा होगा, लेकिन भविष्य में तुम्हारा अन्य पुरुषों के साथ कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, लॉन्ग मोशन ने भावहीन होकर कहा। जुड़ाव होना का अर्थ बहुत व्यापक है। यहाँ तक कि किसी अन्य व्यक्ति से कुछ मिनटों के लिए बात करने को भी जुड़ाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। काका, ये तो बहुत दबंग गई है। उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ उनके ही सहारे नहीं लटकने वाली थी। दुनिया में इतने सारे सुंदर पुरुष हैं, वह उन सभी के साथ इश्कबाजी करना चाहती थी। काका, शुआंग समझती है। चलिए वहां जाकर बैठते हैं। अनन्या राठौड़ ने मंडप की ओर इशारा किया। बर्फबारी अभी भी नहीं रुकी है और सब कुछ सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। मंडप के सामने एक कृत्रिम झील है और मंडप के अंदर नौकरानियां कोयला और चाय तैयार कर रही हैं। थोड़ी देर वहां बैठकर दृश्यों का आनंद लेना काफ़ी सुखद है। ये देखकर कि यद्यपि काका कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, अनन्या राठौड़ समझ गई कि मामला खत्म हो गया है और उसे सुलझा लिया गया है। उनके विचारों की परवाह किए बिना, जब तक वह उसे अभी हाल फिलहाल में बाहर नहीं निकालते, तब तक सब ठीक है। वह नहीं चाहती कि दूसरी काकी का परिवार और पूरी राजधानी उस पर हंसे। दूसरी काकी का परिवार अभी भी उसके बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। मंडप में प्रवेश करने के बाद दासियां अपने आप चली गईं, केवल अनन्या राठौड़ और काका राजकुमार बच गए। गर्म चाय की चुस्की लेना, बर्फ के दृश्यों की प्रशंसा करना और काका जैसा सुंदर पुरुष बगल में हो, जीवन कितना सुखद है। ज्यादा दूर नहीं, दो अंगरक्षक लॉन्ग और लॉन्ग एयर पेड़ों के नीचे धुंधली परछाइयों में लगभग ओझल हो गए थे, और जब नौकर वहां से गुजरते थे तो वे उन्हें देख भी नहीं सकते थे। लॉन्गेर ने मंडप में बैठे दोनों लोगों की ओर देखा और उसके होंठ उसके मुखौटे के नीचे फड़फड़ाए। उसने अपने बगल में लॉन्गी से फुसफुसाकर कहा, लॉन्गी, क्या तुम्हें लगता है कि जहर मास्टर की आंखों पर असर कर रहा है? अतीत में मास्टर अपने आसपास एक मादा मक्खी तक को नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वह अनन्या राठौड़ जैसी किसी को करीब आने दे रहे हैं और यहाँ तक कि साथ बैठकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी था वह अवर्णनीय था। सफ़ेद कपड़ों में मास्टर बर्फ के दृश्यों के साथ पूरी तरह मेल खा रहे थे। मास्टर का चेहरा तो बस एक देखने वाली चीज़ थी। हालांकि अनन्या राठौड़ के शामिल होने से दृश्य का अंदाज़ा ही बिगड़ गया। उसका मोटा शरीर और भीड़ भरे नैन नक्श उसे एक बदसूरत महिला जैसा दिखाते थे, जो मास्टर को उनके पद से नीचे खींच रही थी। लॉन्गेर, तुम्हें याद रखना चाहिए, वह घर की भविष्य की मालकिन है और तुम्हें बिना अनुमति के उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, लॉन्गी ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर ने वाकई उसके बारे में फैसला कर लिया है। लॉन्गेर बेहद हैरान था, उसका मुंह अविश्वास से खुला रह गया। उसने हमेशा माना था कि भविष्य की मालकिन असाधारण रूप से सुंदर और अपने मास्टर के लिए एक उत्तम मैच होगी। भले ही उसका वंश विशेष रूप से कुलीन न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने मास्टर के योग्य होने के लिए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए ये व्यक्ति अनन्या राठौड़ थी, जो राजधानी में एक कुख्यात निकम्मी थी। मास्टर ऐसी बात का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लॉन्गी ने कहा। इसके अलावा क्या तुमने गौर नहीं किया कि मास्टर आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं? लॉन्गेर ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। मास्टर आज वाकई बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। सड़क पर जो हुआ उसे छोड़ दें, बस जियाओ द्वारा तुम्हें धमकाने के मामले को ही लें। आमतौर पर तुमने उसे बहुत पहले यमराज के पास भेज दिया होता, लेकिन इस बार मास्टर ने उसे दंडित नहीं किया। नहीं, मास्टर उस समय मुझे मारने का इरादा रखते थे, लॉन्गी ने कहा। तो फिर क्यों? क्योंकि अनन्या राठौड़ ने मास्टर का हाथ पकड़ लिया था। क्या? लॉन्गेर ने अपना मुंह बड़ा खोल लिया। एक पल याद करने पर वास्तव में ऐसा ही था।
उस समय मास्टर का चेहरा बहुत खराब था, लेकिन अनन्या राठौड़ के हाथ पकड़ने के बाद मास्टर के शरीर की ठंडक कम हो गई, जैसे अनन्या राठौड़ के हाथ में जादुई शक्ति हो। उसे वह अजीब घटना याद आई जो तब हुई थी जब उसके मास्टर और अनन्या राठौड़ ने सड़क पर हाथ मिलाए थे। बाहरी लोगों ने सोचा कि यह घटना एक खगोलीय घटना है, लेकिन केवल उन कुछ गुप्त रक्षकों में से उन्हें छोड़कर कोई और इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। वह घटना मास्टर और अनन्या राठौड़ के हाथों से शुरू हुई थी, जिसके कारण हजारों मील बर्फ जम गई और हजारों मील बर्फ गिर गई। क्या ऐसा हो सकता है कि अनन्या राठौड़ अलग है? यही कारण है कि मास्टर उसके प्रति इतने उदार हैं। वरना सड़क पर अनन्या राठौड़ सैकड़ों बार मर चुकी होती। ये सोचकर अनन्या राठौड़ की पीठ की ओर लॉन्गेर की नज़र बदल गई। अब वह सम्मान से भर गई थी। चूंकि वह उनके मास्टर द्वारा स्वीकार की गई भविष्य की मालकिन थी, चाहे वह कितनी भी अयोग्य क्यों न हो, वह अभी भी उनकी मालकिन थी और उनकी सुरक्षा और सम्मान के योग्य थी। महामहिम मालकिन अनन्या, रात के खाने का समय हो गया है। कुछ ही समय बाद कोई लॉन्ग मोशन और अनन्या राठौड़ को रात के खाने के लिए बुलाने आया। अनन्या राठौड़ ने सिर हिलाया और अपने काका को भोजन कक्ष की ओर धकेला। अंदर प्रवेश करते ही उसने अपने सुंदर छोटे भाई को देखा। उसका चेहरा अभी भी बीमारी के कारण पीला था। उसे देखते ही वह चिंता के साथ दौड़कर आया। उसकी स्पष्ट आंखों में चिंता भरी थी। वह तुरंत समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है और मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरे दूसरे चाचा का परिवार आज आया था। वे तुम्हें और मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। मु यूहिंग ने त्योरियां चढ़ाईं और चिंता के साथ उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने राहत की सांस ली। उसके दूसरे चाचा का परिवार सिर्फ बातें करना जानता था, काम करना नहीं, और उसका सबसे बड़ा डर यह था कि उसकी बहन उनके द्वारा धोखा खा जाएगी। हालांकि यहाँ रहना दूसरों पर निर्भर होने जैसा था, लेकिन अगर वह वास्तव में उसके दूसरे चाचा के घर जाती तो वह उनके द्वारा नियंत्रित हो जाती। सौभाग्य से उसकी बहन मूर्ख नहीं बनी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब वह जगेगा तो उसकी बहन अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी। जियाओ जियाओ रात के खाने के लिए नहीं आए और ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया। अगर वह अभी भी ऐसा दिखावा करने की हिम्मत करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो निश्चित रूप से उसका चेहरा शहर की दीवार से भी मोटा होगा। खाने की मेज पर अनन्या राठौड़ ने सब्जियों के केवल कुछ ही टुकड़े खाए और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। लॉन्ग मोशन ने धीमी आवाज में कहा, यदि भोजन तुम्हारे स्वाद के अनुकूल नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग रसोईया लाऊंगा। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अनन्या राठौड़ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं डाइट परहेज पर हूं और अब से रात का खाना नहीं खाऊंगी। लॉन्ग मोशन ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, तुम मोटी नहीं हो, तुम्हें वजन कम करने की जरूरत नहीं है। अनन्या राठौड़ के पीछे खड़े रक्षक युनहाओ ने जब राजकुमार की बात सुनी तो उसकी आंखें सॉकेट से बाहर आने ही वाली थीं। महामहिम, आपकी किस आंख ने देखा कि वह मोटी नहीं है? अगर वह मोटी नहीं मानी जाती तो दुनिया में कोई मोटा व्यक्ति ही नहीं है। अनन्या राठौड़ अवाक रह गई। वह पहले से ही एक गेंद की तरह मोटी थी, उसके काका ऐसा कैसे कह सकते थे? अप्रत्याशित रूप से सुंदर छोटे भाई ने भी सिर हिलाया और उसकी थाली में खाना डाला, जिसका मतलब था कि वह मोटी नहीं थी और उसे खाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी रात का खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि मैं बिजली की तरह पतली न हो जाऊं, अनन्या राठौड़ ने इनकार में अपना सिर हिलाया। एक महिला जिसमें अपनी डाइट और आकृति को नियंत्रित करने की इच्छाशक्ति की कमी हो, वह कुछ भी हासिल नहीं करेगी। वह इतना अधिक वजन सहन नहीं करेगी, इस हद तक कि वह आईने में देखने की हिम्मत भी न करे। इसके अलावा बहुत मोटी होने से उसकी हरकतें अनाड़ी हो जाती हैं और लड़ाई में उसे नुकसान होता है। उसका मन वजन कम करने के लिए बन गया था और उसके काका के चेहरे का भाव चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, वह उसका मन नहीं बदल सकता था। चलो युनहाओ, ट्रेनिंग ग्राउंड प्रशिक्षण मैदान में चलते हैं। उसने अपना कटोरा नीचे रखा और जोर से कहा। युनहाओ को नहीं पता था कि वह क्या करने की योजना बना रही थी, इसलिए वह आज्ञाकारी भाव के साथ उसके पीछे चल दिया। वह शालीनता से चली गई, अपने पीछे लॉन्ग मोशन की ठंडी अभिव्यक्ति से अनजान। मु यूहिंग ने उनकी ओर देखा, अपनी आंखों की मुस्कान को दबाया और चुपचाप एक और चावल खा लिया। बहुत बढ़िया बहन, उन्हें और अधिक झटके सहने की जरूरत है ताकि भविष्य में वे उसके अनुशासन के प्रति समर्पित हो सकें। युनहाओ अनन्या राठौड़ को प्रशिक्षण मैदान में ले गया। रास्ते में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रशिक्षण मैदान राजकुमार की हवेली के रक्षकों से भरा था। जब उन्होंने अनन्या राठौड़ को देखा तो वे सभी त्योरियां चढ़ाने लगे और आपस में बात करने लगे। अनन्या राठौड़ प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रही है? मैंने सुना है कि कप्तान युनफेंग उससे नफरत करता है और उसने उसे सबक सिखाने की धमकी दी है। उसी ने राजकुमार और उनकी उपपत्नी के बीच कलह बोई, जिसके कारण राजकुमार ने मालकिन जियाओ जियाओ को गलत समझा और यहाँ तक कि उनकी 2 दासियों को भी पीट दिया। वह खुद को क्या समझती है? मालकिन राजकुमार की हवेली की भविष्य की मालकिन है। मोटी और बदसूरत, फिर भी वह हर जगह दिखावा करती है। वह बेशर्म है। युनहाओ ने त्योरियां चढ़ाईं।
उसकी खेती का स्तर ऊंचा था, इसलिए वह फुसफुसाहट सुन सकता था। वह जानता था कि जियाओ जियाओ की इन लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह अक्सर उन्हें चीज़ें लाने के लिए अपनी दासियों को भेजती थी, उन्हें विचारशीलता और देखभाल दिखाती थी। लेकिन राजकुमार का जियाओ जियाओ से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, वे बहुत अधिक अहंकारी थे। सौभाग्य से अनन्या राठौड़ के पास कोई खेती नहीं थी और वह निश्चित रूप से इसे सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे फटकारा नहीं। लेकिन उसे हैरानी हुई, एक रक्षक जो उसके साथ नहीं मिला। वह आगे बढ़ा और उपहास किया, देखो, क्या ये हमारा उपरक्षक युनहाओ नहीं है? वह एक मोटी लड़की के पीछे क्यों चल रहा है? युनजी, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। यह मालकिन अनन्या है, जो राजकुमार की हवेली की एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं, युनहाओ ने गहरी आवाज में कहा। एक प्रतिष्ठित अतिथि? वास्तव में मुझे लगता है वह एक आवारा कुत्ता है, युनजी ने थूकते हुए कहा। अनन्या राठौड़ को सिर से पैर तक तिरस्कार भरी नज़र से देखा और कहा, मैंने उससे अधिक मोटी और बदसूरत महिला कभी नहीं देखी। दूर से मुझे लगा कि वह 300 पाउंड का आदमी है। हा हा हा, अन्य रक्षकों ने जोर जोर से और बेरहमी से हंसा। चुप रहो, रक्षकों के खुले व्यंग्य को सुनकर युनहाओ ने गुस्से में उन्हें रोका। युनहाओ, तुम इस मोटी की इतनी रक्षा कर रहे हो, कहीं तुम्हें इस पर क्रश तो नहीं है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी पसंद इतनी अनोखी होगी। हा हा, युनजी ने बेरहमी से मजाक उड़ाया। धड़ाम, युनहाओ ने युनजी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके कई दांत टूट गए। अनन्या राठौड़ युनहाओ से काफ़ी संतुष्ट थी। हालांकि रक्षक उसे नीची नज़र से देखते थे, लेकिन युनहाओ ने पूरे दिल से उसके काका की बात मानी थी और उसे अपनी नई मालकिन माना था। युनहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार की हवेली में रक्षकों को आपस में लड़ने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकाले जाना चाहते हो। युनजी ने अपना मुंह ढका, उसका चेहरा खूंखार लग रहा था। युनहाओ ने दांत पीसे और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे युनजी ने उकसाया था, अन्यथा वह हमला नहीं करता। अब जब उन्होंने उसे गलत काम करते हुए पकड़ लिया था, तो उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर तुमने किसी को मारने की हिम्मत की है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। कोई चिल्लाया। जाएं, अनन्या राठौड़ ने आलस्य से कहा, बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए। तो वह तुम हो। अब अपना सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से दफा होने के लिए कह सकती हो और मैं चला जाऊंगा? उस आदमी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लौंगी, इसे बाहर फेंक दो, अनन्या राठौड़ ने आदेश दिया। फिर उसने सभी से कहा, राजशाही महल की भविष्य की मालकिन के रूप में मेरे लिए कुछ लोगों से छुटकारा पाना बहुत आसान है। जो कोई भी असहमत है वह यहाँ से बाहर जा सकता है। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लौंगी एक भूत की तरह प्रकट हुआ, उस रक्षक को गर्दन से पकड़ा और उसे जोर से लात मारी। वह रक्षक बिना चीखे ही पीछे की ओर हवा में उड़ता हुआ गया, जिससे पता चलता था कि उसे बहुत दूर लात मारी गई थी। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जिंदा था। यह आदमी लौंग ही है, राजकुमार का निजी अंगरक्षक। कहा जाता है कि वह बहुत लंबे समय से राजकुमार के साथ है। कई रक्षक वर्षों से राजकुमार की हवेली में हैं और उन्होंने पहले कभी इस अंगरक्षक को नहीं देखा था। ये पहली बार है जब उन्होंने उसे देखा है। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि मौजूद रक्षक डर से कांप रहे हैं और उसका पूरा शरीर जानलेवा आभा से भरा हुआ है। राजकुमार ने अनन्या राठौड़ को अपने निजी अंगरक्षक भी सौंपे हैं, जिससे पता चलता है कि अनन्या राठौड़ वह अक्षम मूर्ख नहीं है जैसा कि मुख्य रक्षक युनफेंग ने कहा था। वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। युनहाओ ने किसी को मारा और हवेली के नियमों का पालन नहीं किया, क्या उसे बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? युनजी ने उदास और क्रोधित स्वर में कहा। उसने नियम नहीं तोड़े हैं, अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने देखा कि उसने मुझे मारा, क्या तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? मैं जाकर राजकुमार के सामने न्याय मांगूंगा, युनजी ने गुस्से से कहा। अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, उसने नियम नहीं तोड़े, क्योंकि मैंने उसे तुम्हें पीटने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि तुम एक कुत्ते की तरह दिखते हो, इंसानों की भाषा नहीं बोल सकते, और तुम्हारा मुंह शौच खाने से भी ज्यादा बदबूदार है, एक हरी मक्खी से भी ज्यादा घिनौना है। तुम्हें देखकर ही मुझे मतली आती है। अगर मुझे मतली आएगी तो मेरे काका को मेरे लिए बुरा लगेगा। मेरे काका को दुखी करने से बचने के लिए मेरे पास युनहाओ को तुम्हारा मुंह तोड़कर टुकड़े टुकड़े करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनन्या राठौड़ की बातों से युनजी का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। उसने एक दांत थूका और गुस्से से कहा, राजकुमार की हवेली में उंगलियां उठाना बंद करो। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं राजकुमार को ढूंढने जा रहा हूँ और उन्हें ही युनहाओ के भाग्य का फैसला करने दूंगा। युनहाओ, मैंने तुम्हें उसका मुंह तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन देखो, यह अभी भी पूरी तरह से ठीक है और वह अभी भी बात कर सकता है। अनन्या राठौड़ ने अपना कान खुजलाते हुए आलस्य से कहा। जी, युनहाओ ने सहमति में सिर हिलाया और खुशी से हंसा।
उसने देखा था कि राजकुमार उसके साथ कितना अलग व्यवहार करते थे और उसके समर्थन के साथ वह आज युनजी को सबक सिखाने वाला था। उसे लंबे समय से वह कमीना नापसंद था और अगर वह उसका चेहरा नहीं तोड़ता तो वह युनहाओ नहीं कहलाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युनजी को तब एहसास हुआ कि अनन्या राठौड़ उसके साथ मजाक नहीं कर रही थी बल्कि गंभीर थी। अनन्या राठौड़ अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर यह तमाशा देखती रही, उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। धड़ाम, युनहाओ ने युनजी के चेहरे पर फिर से मुक्का मारा जिससे उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। लेकिन मुक्के नहीं रुके। युनहाओ की मुट्ठियां युनजी के चेहरे पर बरसने लगीं और युनजी को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिला। रक्षकों के उप प्रमुख के रूप में युनहाओ का पद ऐसे ही नहीं मिला था। अगर वह असाधारण रूप से सक्षम नहीं होता तो वह इतनी कम उम्र में रक्षकों का उप प्रमुख नहीं बन पाता। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि उससे बहुत बड़े कई रक्षक उसे पसंद नहीं करते। कुछ ही समय में युनजी को बुरी तरह पीटा गया। वह जमीन पर अधमरा पड़ा था, उसका चेहरा पूरी तरह सूजकर बिगड़ चुका था। युनहाओ, तुमने कड़ी मेहनत की है, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द है? अनन्या राठौड़ ने जानबूझकर युनहाओ का हाल पूछा। मालकिन, मेरे हाथ में दर्द नहीं है, मैं ऐसे 100 लोगों से और मुकाबला कर सकता हूँ, युनहाओ ने जोर से उत्तर दिया। ये सुनकर युनजी, जिसका सिर सुअर के सिर जैसा लग रहा था, इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की खांसी आई और वह बेहोश हो गया। यह अच्छी बात है कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है। आज से तुम और मैं अभ्यास करेंगे। जी, क्या मालकिन, आप मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हैं? युनहाओ ने पहले सिर हिलाया, लेकिन अनन्या राठौड़ की बात समझने के बाद उसने अपना मुंह बड़ा खोल लिया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर है कि मैं आपको चोट पहुंचा दूंगा मालकिन। ये ठीक है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, अनन्या राठौड़ ने कहा। उसके लिए वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका बहुत सारा व्यायाम है। उसके पहले से ही बड़े शरीर को देखते हुए वजन कम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल परहेज से काम नहीं चलेगा। उसने वजन घटाने की योजना बनाई है। सुबह की दौड़ के अलावा वह वजन कम करने के लिए अन्य लोगों के साथ मुक्केबाजी और अभ्यास का उपयोग करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो अभ्यास करना लड़ने जैसा है। आपको अपने सभी कौशल का उपयोग करना होगा, जो निश्चित रूप से दौड़ने से अधिक प्रभावी है। यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में वजन कम करने वाली गोलियां नहीं हैं, अन्यथा वह बस एक खाकर पतली हो सकती थी, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचा जा सकता था। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना भी काम नहीं करेगा मालकिन। भूसे और लाते बेरहम होते हैं और मुझे वास्तव में आपको चोट पहुंचाने का डर है। युनहाओ का रवैया बहुत दृढ़ था। मालकिन अनन्या, हमारे महल से चुने गए रक्षक आध्यात्मिक और मार्शल आर्ट दोनों में कुशल हैं। भले ही युनहाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया हो, फिर भी वह चौथे स्तर का योद्धा है, एक रक्षक ने कहा। कई रक्षकों ने सिर हिलाया, उनकी आंखों से तिरस्कार झलक रहा था। उन्होंने सोचा कि अनन्या राठौड़ बस एक नासमझ और निकम्मी है, लेकिन युनजी के साथ जो हुआ उसके बाद किसी ने भी अपनी भावनाओं को दिखाने की हिम्मत नहीं की। ओह, अनन्या राठौड़ को दिलचस्पी होने लगी। अपने पिछले जीवन में उसने केवल हत्या की तकनीकें सीखी थीं, हर एक क्रूर, और वह हमेशा उन्हें इस्तेमाल करते समय लोगों को चोट पहुंचाने से डरती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अब उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और युनहाओ को अपनी उंगली से इशारा किया। युनहाओ के पास कड़वा घूंट पीने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मालकिन, इसे रोकिए। वह हवा में उछला, उसका शरीर हवा की तरह तेज था और उसने अनन्या राठौड़ के कंधे पर मुक्का मारा। अगर वह समय रहते चकमा नहीं दे सकती तो वह बस अपना हाथ उठा सकता है और हवा में मुक्का मार सकता है। अनन्या राठौड़ ने चकमा नहीं दिया। उसकी नज़रें युनहाओ पर टिकी थीं, मानो वह उसके हर भ्रम को भांप सकती थी। बहुत से लोग ये देखकर कि वह पीछे नहीं हटी, उन्होंने मान लिया कि वह डर से लकवाग्रस्त हो गई थी और हिल नहीं सकती थी, और उन सभी ने उपहासपूर्वक सिर हिलाया। अप्रत्याशित रूप से इसी क्षण अनन्या राठौड़ ने अचानक एक चाल चली। उसने अपना हाथ उठाया और हल्का सा धक्का दिया, जिसने वास्तव में युनहाओ की मुट्ठी को दूर धकेल दिया। फिर उसने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा, जिससे युनहाओ एक कदम आगे बढ़ गया। लेकिन वह पहाड़ की तरह स्थिर होकर वहीं खड़ी रही। युनहाओ चौंक गया। अगर उसने अपना हाथ जल्दी से पीछे नहीं खींचा होता तो ये सिर्फ एक कदम आगे खींचे जाने जितना आसान नहीं होता। वह उसके हाथ में मौजूद बल को महसूस कर सकता था। उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन ये बहुत कम बल का उपयोग करके भारी वजन को हिलाने जैसा था और वह आसानी से उसका हाथ तोड़ सकती थी। रक्षकों ने त्योरियां चढ़ाईं, ये सोचकर कि युनहाओ जानबूझकर उसके सामने हार मान रहा था और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर से अनन्या राठौड़ ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथ से इशारा किया। वह लापरवाह हो गया था और उसने उसे कम आंका था। युनहाओ के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया और उसने कहा, मालकिन, कृपया सावधान रहें। मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ।
युनहाओ हवा में उछला, उसकी हरकतें भूत की तरह तेज और फुर्तीली थीं, हवा और बिजली के समान। उसने अनन्या राठौड़ के चेहरे की ओर अपनी हथेली घुमाई, लेकिन उस तक पहुंचने से ठीक पहले उसने अचानक अपना पैर उठाया और उसके पैर पर लात मारी। ये पैंतरा किसी छलांग लगाते खरगोश और झपट्टा मारते बाज की तरह तेज था, अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला। सभी को एहसास हुआ कि उसने अभी एक दिखावा किया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि अनन्या राठौड़ जैसी मूर्ख का सामना करते समय ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। सबको चौंकाते हुए अनन्या राठौड़ ने युनहाओ की हथेली के वार को रोकने के लिए अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने अपने पैर से तिरछी लात मारी, जिससे युनहाओ का वार चूक गया और उसी के बल का उपयोग करके उसे एक कदम पीछे धकेल दिया। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यदि पिछले दांव को युनहाओ के खुद को रोकने का परिणाम माना जा सकता था, तो इस बार यह स्पष्ट था कि अनन्या राठौड़ के पास दूरदर्शिता थी। उसने युनहाओ की चालों को भांप लिया था और बाजी उसी पर पलट दी थी। सबको आश्चर्य में डालते हुए मार्क्विस की हवेली की वह कुख्यात और निकम्मी युवा मालकिन वास्तव में ऐसी क्षमताओं की धनी थी। युनहाओ, चलते रहो, रुको मत, हमें अपना असली कौशल दिखाओ, अनन्या राठौड़ ने कहा। अगर वह वजन कम करना चाहती है तो उसे अपना व्यायाम बढ़ाना होगा। अगर वह युनहाओ के साथ एक एक दांव करके कोशिश करेगी तो वह 1 महीने में भी वजन कम नहीं कर पाएगी। युनहाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसके साथ वार का आदान प्रदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों तेजी से और कभी धीरे धीरे चले, कभी अपने पंख फैलाए हुए एक गरुड़ की तरह, कभी तैरते हुए ड्रैगन की तरह फुर्तीले, एक चील की गति के साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते हुए दर्शकों की आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। अनन्या राठौड़ न केवल पीछे नहीं रही, बल्कि उसने युनहाओ को बराबरी पर रोक दिया। उसके पास कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र और गति अवर्णनीय रूप से तेज थी। वह हमेशा हर चाल का मुकाबला कर सकती थी और उसकी हरकतें सुशोभित और निर्णायक थीं, जो एक अवर्णनीय सहजता और स्वाभाविकता को दर्शा रही थीं। सैकड़ों राउंड के बाद अनन्या राठौड़ आखिरकार थक गई और उसने रुकने के लिए कहा। पसीने से लथपथ होकर उसने कहा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम कल जारी रखेंगे। सांग लान जल्दी से एक तरफ से दौड़कर आए, एक लबादा पकड़ा और उसे उसके कंधों पर डाल दिया। जी, युनहाओ भी पसीने से लथपथ था, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मालकिन अनन्या के पास ऐसा मार्शल कौशल होगा। उपस्थित सभी रक्षकों ने अलग अलग डिग्री में उसके बारे में एक अलग राय विकसित की, जिसने उसे एक निकम्मी के रूप में देखने की उनकी पिछली धारणा को पलट दिया। घर लौटने के बाद अनन्या राठौड़ ने आराम से स्नान करने से पहले योगासन का एक सेट किया। सोने के बहाने उसने सांग लान को आराम करने के लिए भेज दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अपने स्थानिक आयाम में चली गई। कई घंटों तक सोने के बाद वह तरोताजा होकर उठी और विभिन्न प्राचीन किताबें पढ़ीं और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उस स्थान के अंदर समय के प्रवाह की दर बाहर की तुलना में 12 गुना तेज है, जिसका अर्थ है कि उसके पास दूसरों की तुलना में अन्य काम करने के लिए कई गुना अधिक समय है, और वह 2 बातूनी और सुंदर नर आत्माओं की सुंदरता की प्रशंसा भी कर सकती है। अगली सुबह जैसे ही भोर हो रही थी, सांग लान दरवाज़ा खटखटाने आई। मालकिन, क्या आप जाग गई हैं? आपके दौड़ने का समय हो गया है। अनन्या राठौड़ उस स्थान से बाहर निकली और दरवाज़ा खोला। मालकिन, आप बहुत चमकदार लग रही हैं, सांग लान ने जम्हाई लेते हुए कहा, फिर जल्दी से उसके बाल संवारे और उसके लिए पानी लाए। ओह मालकिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका वज़न थोड़ा कम हो गया है? सांग लान ने कांस्य के शीशे में अनन्या राठौड़ को देखते हुए आश्चर्य से कहा। उसे लगा कि उसकी ठुड्डी थोड़ी नुकीली लग रही है, और उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले की तरह भरे भरे नहीं लग रहे थे। अनन्या राठौड़ हल्की सी मुस्कुराई। स्थान के अंदर एक रात बाहर के 6 दिनों के बराबर है। उसने खुद द्वारा परिष्कृत की गई केवल एक उपवास गोली खाई थी, और फिर वह उन 2 सुंदर युवा आत्माओं को मानव पंचिंग बैग के रूप में उपयोग करके लगातार मार्शल आर्ट का अभ्यास करती रही। यदि उसका वजन कम नहीं होता तो वास्तव में कोई न्याय नहीं होता। जब वे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो वहां पहले से ही कई रक्षक प्रशिक्षण ले रहे थे, और युनहाओ वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। मालकिन, क्या आपने आज सुबह फिर से अभ्यास किया? युनहाओ ने पूछा। नहीं, मैं सुबह वजन के साथ दौड़ लगाऊंगी। अनन्या राठौड़ ने सांग लान को पिछली रात बनाए गए सैंडबैग निकालने, उन्हें अपने पैरों पर बांधने और एक जोड़ी युनहाओ को देने के लिए कहा, लेकिन वे लोहे के टुकड़ों से भरे हुए थे। उत्सुक युनहाओ ने उसकी नकल की और सैंडबैग को अपने पैरों में बांध लिया। उसे दौड़ना शुरू करते देख वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सांग लान भी साथ साथ दौड़ी, लेकिन उसकी शारीरिक फिटनेस थोड़ी कम थी, इसलिए अनन्या राठौड़ ने उसे शुरू में सैंडबैग नहीं बांधने दिए। राजकुमार की हवेली बहुत बड़ी थी। अनन्या राठौड़ ने एक पूरा चक्कर लगाने से पहले लगभग आधे घंटे तक प्रशिक्षण मैदान के साथ साथ दौड़ लगाए। रास्ते में रक्षकों और नौकरों सभी ने अपना सिर घुमाया और अपना काम छोड़ दिया। अनन्या राठौड़ और अन्य 2 को आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे।
मैंने सुना है कि इस तरह दौड़ने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है, इसलिए वह शायद अपने शरीर की चर्बी से छुटकारा पाना चाहती है। वह बहुत मोटी है, मैंने उससे अधिक मोटी महिला कभी नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि वह कोशिश करने पर भी बहुत अधिक वजन कम कर सकती है। मुझे नहीं पता कि वह इसे कब तक जारी रख सकती है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी वजन कम कर पाएगी। मालकिन जियाओ जियाओ बहुत अधिक सुंदर हैं। उनकी एक नाजुक और सुशोभित आकृति है जो हर किसी को प्यारी लगती है। दूसरी ओर अनन्या राठौड़ भालू की तरह चौड़े कंधों वाली और मजबूत है। कौन सा आदमी उसे पसंद कर सकता है? नौकर एक साथ इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे, डरते हुए कि कहीं कोई सुन न ले। आखिरकार एक मिसाल पहले ही कायम हो चुकी थी और कोई भी अनन्या राठौड़ द्वारा दंडित नहीं होना चाहता था, इसलिए वे केवल उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करते थे। सभी को लगा कि अनन्या राठौड़ लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हर सुबह महल के चारों ओर 5 या 6 चक्कर लगाए, अपने पैरों पर सैंडबैग को लोहे के बैग से बदल दिया और रक्षकों के साथ अभ्यास करने के लिए हर रात प्रशिक्षण मैदान में गई। उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। मालकिन, आपका वजन वाकई कम हो गया है। देखिए, अब आपके कपड़े कितने बड़े हो गए हैं। उस सुबह जब सांगलान अनन्या राठौड़ को कपड़े पहना रही थी, उसने अचानक उत्साह से कहा। उसका केवल इतना ही वजन कम हुआ है। वह इतने दिनों से वजन कम करने की सख्त कोशिश कर रही थी, जिसमें उसने उस स्थान में बिताया गया समय भी शामिल था, जो कम से कम 20 दिन का था, लेकिन उसने केवल 10 पाउंड ही कम किए थे। कोई यह नहीं बता सकता था कि उसका वजन कम हो गया है, जब तक कि करीब से न देखा जाए, क्योंकि मूल शरीर का वजन बहुत अधिक था और वह अभी भी बहुत मोटी दिखती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वजन कम करना उसके लिए इतना मुश्किल होगा। स्लिम फिगर का रास्ता लंबा और कठिन है। सांगलान बहुत खुश थी। युवा मालकिन का वजन कम हो गया था, जिसकी शुरुआत उसके चेहरे से हुई थी। उसके नैन नक्श पहले की तरह एक साथ सिकुड़े हुए नहीं थे और वह बहुत बेहतर दिख रही थी। उसने सोचा कि वजन कम होने के बाद युवा मालकिन बहुत सुंदर दिखती होगी, क्योंकि युवा मालकिन का छोटा भाई इतना सुंदर था, तो युवा मालकिन भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। सुबह दौड़ने और स्नान करने के बाद अनन्या राठौड़ नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में गई। अप्रत्याशित रूप से जियाओ जियाओ, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, वह भी हमारे साथ भोजन करने के लिए बाहर आए और यहाँ तक कि काका राजकुमार के नीचे बैठ गई। ओह, क्या यह मालकिन जियाओ जियाओ नहीं है? क्या अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? क्या आपको अभी भी खून की खांसी आ रही है? अनन्या राठौड़ ने बैठकर मुस्कुराहट के साथ दोस्ताना तरीके से पूछा। ऐसी बात क्यों उठाएं जिसके बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए? जियाओ जियाओ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और फिर उसने धीरे से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद छोटी बहन। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। फू, तुम्हारी बहन कौन है? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है जो तुम्हारी जितनी बूढ़ी हो। तुम मुझे बस मेरे नाम से बुला सकती हो, अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि सांगलान उसके लिए सफ़ेद दलिया का एक कटोरा निकाल रही थी। जियाओ जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि अनन्या राठौड़ इतनी सीधे और अनादरपूर्वक बात करेगी। उसके चेहरे की कोमलता जम गई। उसे नफरत थी जब लोग कहते थे कि वह बहुत बूढ़ी है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने धीरे से अपनी बात जारी रखी, अनन्या, क्या तुम रोज सादा चावल का दलिया पीती हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा वजन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं का थोड़ा गोल मटोल होना प्यारा होता है। मेरी तरह मैं जितना चाहूँ खा सकती हूँ और मेरा वजन कभी नहीं बढ़ता। मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियों से सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। हालांकि अपने दिल में वह कुटिलता से सोच रही थी कि कुछ ही दिनों में अनन्या राठौड़ का काफी वजन कम हो गया था और उसका बदसूरत चेहरा काफी सुंदर हो गया था। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं, उसकी नाक सीधी और नाजुक थी, उसके चेहरे जैसे होंठ प्राकृतिक रूप से लाल थे और उसकी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद थी। हालांकि वह अभी भी मोटी थी, लेकिन उसका लुक प्यारा और गोलमटोल था और अब उसे बदसूरत शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनन्या राठौड़ वास्तव में उसके लिए एक खतरा बन जाएगी। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि मालकिन जियाओ जियाओ का चेहरा इतना पीला है। पता चला है कि वह कुपोषित है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, वरना तुम जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। जब खोखली बातों की बात आती है तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मू यूहिंग, जो चुपचाप सिर झुकाए खा रहा था, हंसते हंसते अपना खाना लगभग थूक ही चुका था। उसकी बड़ी बहन और भी ज्यादा व्यंग्यात्मक होती जा रही थी। लॉन्ग मोशन भावहीन रहे, उनकी नज़रें सीधे सामने टिकी थीं, उनकी हरकतें कुलीन और सुरुचिपूर्ण थीं। खाते समय उनके व्यक्तित्व से एक अलौकिक और जादुई आभा झलक रही थी। जियाओ जियाओ का गला इतना रुंध गया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अनन्या राठौड़ ने धीरे धीरे अपना दलिया खत्म किया। ये देखकर कि उसके काका राजकुमार ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी है, उसने जल्दी से कहा, काका, मैंने सुना है कि आज क्रिम्सन क्लाउड हॉल में एक नीलामी आयोजित की जा रही है। क्या आप इसे देखने जाना चाहेंगे? इसका निहितार्थ ये था कि जाते समय वह उसे भी ये देखने के लिए ले जाएंगे।
मेरे चचेरे भाई काका आज महल जा रहे हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से नीलामी में नहीं जा पाएंगे, जियाओ जियाओ ने जल्दी से टोकते हुए कहा, ये दिखावा करते हुए कि वह अनन्या राठौड़ से ज़्यादा जानती है। ओह, अनन्या राठौड़ थोड़ी निराश थी। वह बाहर जाकर नीलामी का अनुभव करना चाहती थी, और रास्ते में अगर वह कुछ अच्छी चीज़ें खरीद पाती तो ये बहुत अच्छा होता। बटलर वांग और युनहाओ को अपने साथ ले जाओ, लॉन्ग मोशन ने ठंडे स्वर में कहा और एक टोकन निकालकर मेज पर रख दिया। टोकन पर एक बड़ा ड्रैगन अक्षर बना हुआ था। अनन्या राठौड़ की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने टोकन उठाते हुए पूछा, यह क्या है? एक तरफ इंतजार कर रहे बटलर वांग ने मुस्कुराते हुए समझाया, मालकिन, यह एक ड्रैगन टोकन है। ड्रैगन टोकन दिखने का मतलब है कि राजकुमार व्यक्तिगत रूप से यहाँ हैं और हर किसी को आपके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना होगा। जियाओ जियाओ को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। राजकुमार अनन्या राठौड़ के प्रति और भी अच्छे होते जा रहे थे और उन्होंने अनन्या राठौड़ को वह ड्रैगन टोकन भी दे दिया जो उनकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। सच में, फिर मैं यूहिंग को अपने साथ ले जाऊंगी, अनन्या राठौड़ ने खुशी से कहा। अपने सुंदर छोटे भाई को बाहर घुमाने के लिए ले जाना एकदम सही होगा। चचेरे भाई, जियाओ जियाओ भी अनन्या के साथ बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है, जियाओ जियाओ ने जानबूझकर नखरेबाज आवाज में कहा। नहीं, अनन्या राठौड़ ने सबसे पहले बात काटी। मालकिन जियाओ जियाओ, आपको हवेली में ही रहना चाहिए, वरना आप बेहोश हो सकती हैं और हर कोई घबरा सकता है। जियाओ जियाओ ने अपने दांत पीसे और लॉन्ग मोशन की ओर देखा। चचेरे भाई, आज पूर्णिमा की रात है और उन्हें अभी भी जहर से मुक्त होने के लिए मेरे खून की ज़रूरत है। वे इतने छोटे से अनुरोध को मना नहीं कर सकते। युनफैंग को तुम्हें वहां ले जाने दो, लॉन्ग मोशन ने ठंडे स्वर में कहा। इसका मतलब था कि वह अनन्या राठौड़ के साथ बाहर नहीं जाएगी, वह अकेले बाहर जाएगी। अनन्या राठौड़ के होंठों पर एक मुस्कान आ गई, ये सोचते हुए कि उसके काका अधिक से अधिक समझदार होते जा रहे हैं। बात बस इतनी थी कि यह चचेरी बहन बहुत परेशान करने वाली थी, भिनभिनाती मक्खी से भी ज़्यादा चिड़चिड़ी, लेकिन वह जानती थी कि उसके काका को जहर का इलाज करने के लिए जियाओ जियाओ की ज़रूरत थी, अन्यथा जियाओ जियाओ अब तक जिंदा नहीं होती। हालांकि जियाओ जियाओ असंतुष्ट थी, लेकिन काका ने उसे हवेली में रहने के लिए मजबूर नहीं किया, जिससे पता चलता था कि वह अभी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, अन्यथा उन्होंने युनफैंग को उसके साथ जाने के लिए नहीं कहा होता। वह पिछले कुछ दिनों से असहज महसूस कर रही थी, इस बात से चिंतित थी कि राजकुमार उसे बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा लग रहा था कि राजकुमार के पास उसके खून के अलावा उसे जहर से मुक्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। इस तरह वह न केवल राजकुमार के सामने बल्कि हवेली में भी बेखौफ होकर काम कर सकती थी, क्योंकि वह राजकुमार की मारक थी। उसे निश्चित रूप से अनन्या राठौड़ से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। नीलामी की तैयारी और स्थानिक आयाम। नाश्ते के बाद लॉन्ग मोशन महल के अंदर चले गए। नीलामी दोपहर तक शुरू नहीं होनी थी, इसलिए अनन्या राठौड़ ने सोने का बहाना बनाया, दरवाज़ा बंद किया और अपने स्थानिक आयाम में चली गई। पिछले कुछ दिनों में उसने गोलियों को सैकड़ों बार परिष्कृत किया था, जिससे विफलता की दर कम होती जा रही थी। हालांकि हर बार उसने केवल एक अर्धनिर्मित प्रथम श्रेणी की गोली का ही उत्पादन किया था और वह अभी तक एक भी पूर्ण उत्पाद नहीं बना पाई थी। जियो जू और जियो क्यू आत्माओं के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे पूर्ण अमृत को परिष्कृत न कर पाने का कारण आग में निहित था। आखिरकार कई कीमियागरों को कीमिया सीखना शुरू करने से पहले अपनी जन्मजात लॉ के साथ जुड़ना पड़ता है। उसके पास अपनी कोई जन्मजात लॉ नहीं थी, इसलिए वह इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित नहीं कर सकती थी, जो निश्चित रूप से उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कम उपयोग बनाता था। इसलिए इस नीलामी में उसका प्राथमिक लक्ष्य स्ट्रेंज फ्लेम, दिव्य अग्नि प्राप्त करना था। ये दिव्य अग्नियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई लपटें हैं। उच्च श्रेणी की दिव्य अग्नियां पीढ़ियों तक अंतहीन रूप से जल सकती हैं और सब कुछ जलाकर खाक कर सकती हैं। लेकिन उसका अपने काका का पैसा खर्च करके चीज़ें खरीदने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जेड की बोतल ली, उसे बहुत सारी अर्धनिर्मित गोलियों से भर दिया और ये देखने की कोशिश की कि क्या वह उन्हें बेच सकती है। उसके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां उन सूत्रों पर आधारित थीं जो दुनिया से खो चुके हैं, इसलिए भले ही वे केवल आधे अधूरे उत्पाद हों, वे कुछ पैसे में बिकने में सक्षम होनी चाहिए। उसने बाकी समय पढ़ना जारी रखा। जैसा कि जियो जू और जियो क्यू ने कहा था, उसके स्थान की कोई भी किताब बेकार नहीं थी। चाहे वह विभिन्न गोली के सूत्र हों, संरचना की किताबें हों या खेती की तकनीकें, वे सभी बहुत मूल्यवान थीं। एक बार जब उसने उन्हें पढ़ लिया तो वे उसके दिमाग में ज्ञान बन गईं, जिसका उपयोग वह किसी दिन अवश्य करेगी। वेस्ट स्ट्रीट का बाजार। जब दोपहर हुई तो अनन्या राठौड़ और उसका खूबसूरत छोटा भाई एक पालकी में बैठे और वेस्ट स्ट्रीट पर नीलामी स्थल की ओर चल दिए। वेस्ट स्ट्रीट में हर तरह की चीज़ें बेचने वाली दुकानों की कतार लगी थी और बाहर कई स्टॉल भी थे जो तरह तरह का सामान बेच रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है, इसलिए लोग बहुत कम हैं।
आमतौर पर इस सड़क पर इतनी भीड़ होती है कि आप इसमें से गुजर भी नहीं सकते। बटलर वांग ने अनन्या राठौड़ और उसके भाई को बताया। चलो यहीं रुकते हैं और चारों ओर देखते हैं, अनन्या राठौड़ ने कहा। बाहर विभिन्न वस्तुओं को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक युवक के सामने एक काला पत्थर रखा हुआ देखा जो कुछ हद तक उस एयरस्टोन व्यू पत्थर जैसा लग रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। वह जल्दी में नहीं थी। वह दोनों तरफ टहली और जब वह युवक के पास पहुंची तो उसने उत्सुकता से जमीन पर रखी किसी चीज की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? मालकिन, ये प्राकृतिक इंकस्टोन स्याही का पत्थर है। मैंने इसे अपने घर के पीछे की पहाड़ियों में खोदा है। ये लिखावट को बहुत स्पष्ट बनाता है। जब युवक ने देखा कि कोई उसके द्वारा बेची जा रही चीज़ों के बारे में उत्सुक है तो वह जल्दी से बोला। वह बहुत उत्साह दिखा रहा था क्योंकि किसी ग्राहक का आना दुर्लभ था। उसने प्रदर्शित करने के लिए एक पत्थर उठाया, उसे थोड़े से पानी में डुबोया और थोड़ी देर तक पीसा जिससे काली स्याही निकली। फिर उसने एक ब्रश उठाया, उसे स्याही में डुबोया और रद्दी कागज पर अक्षर लिखे। अनन्या राठौड़ के होंठ फड़फड़ाए। हजारों साल पुराने एक दुर्लभ और महंगे एयरस्टोन का उपयोग वास्तव में स्याही लिखने के लिए किया जा रहा था। तुम्हारे पूर्वज निश्चित रूप से अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे। हालांकि उसके लिए यह एक बहुत अच्छी बात थी। ये इंकस्टोन कितने के हैं? अनन्या राठौड़ ने उससे पूछा। चांदी के एक तैल में 10, युवक ने कहा। वह अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। वह कई दिनों से यहाँ अपना स्टॉल लगा रहा था और अभी तक एक भी पत्थर नहीं बिका था। हे भगवान, इतना सस्ता! एक अकेला एयरस्टोन एक मुट्ठी के आकार का है। अगर इसकी कीमत 100 तैल सोना भी होती तो भी वह इसे खरीद लेती। मुझे ये सब चाहिए, उसने दबंग तरीके से घोषणा की। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी कई पत्थर हैं? यदि हाँ, तो मैं उन सभी को ले लूंगी। बस उन्हें सीधे रीजेंट के महल, राजशाही महल में भेज देना। उसकी बातें सुनकर युवक बहुत खुश हुआ, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने बार बार सिर हिलाया और अपने सामने खड़ी इस संयमित युवती से सावधानी से पूछा, मेरे घर पर ऐसे कई 100 और पत्थर हैं। क्या आप सच में वे सब चाहती हैं, मालकिन? बिल्कुल ठीक है। युवक ने उत्साहपूर्वक सभी पत्थरों को पैक करने में उसकी मदद की। तस्क तस्क, क्या यह अनन्या राठौड़ नहीं है? वह यहाँ कबाड़ क्या खरीद रही है? अपने गूंगे भाई के साथ घर घर खेलने के लिए टूटे हुए पत्थर खरीद रही हो? इसी क्षण एक चिकने बालों वाला, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ युवक एक खूबसूरत महिला की पतली कमर में हाथ डाले हुए अकड़ता हुआ वहां आया। उसके पहुंचने से पहले ही उसकी आवाज़ वहां पहुंच गई और उसने अनन्या राठौड़ और उसके भाई के खिलाफ व्यंग्यात्मक और ताना मारने वाली बातें शुरू कर दीं। इस व्यक्ति को देखकर मु यूहिंग की सुंदर आंखें अचानक गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। अपने सुंदर छोटे भाई के असामान्य व्यवहार को देखते हुए अनन्या राठौड़ ने उसका हाथ पकड़ा, नवागंतुक युवा राजकुमार की ओर देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, ओह, ये कौन है? ये तो राजकुमार गोंग हैं। काफी समय हो गया है और तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम 10 साल से अधिक बूढ़े हो गए हो। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। क्या ये तुम्हारी नई पसंद है? अरे प्यारे, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मैं सोचती कि तुम इस सुंदरी के पिता हो। तो तुम जानते हो, लोगों को कभी भी अत्यधिक सेक्स में लिप्त नहीं होना चाहिए, वरना उनके गुर्दे बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि कौन जानता है, उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में भी समस्या हो सकती है और वे अंत में सीकर्ट पत्नी के बेवफा होने का शिकार भी हो सकते हैं। तुमने क्या कहा? युवा राजकुमार का चेहरा गुस्से से हरा हो गया और उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई जो उसे मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक थी। क्या हुआ, युवा राजकुमार? क्या अब तुम्हारी सुनने की शक्ति कम हो रही है? मैं तुम्हें बता रही हूँ युवा राजकुमार, तुम अब ऐसी अत्यधिक वासनाओं में लिप्त नहीं हो सकते, वरना इतनी कम उम्र में तुम उत्तेजना बढ़ाने के लिए दवाओं पर निर्भर हो जाओगे। अनन्या राठौड़ ने जानबूझकर जोर से बोला। हा हा हा। भीड़ में से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दिलचस्प। अगले दरवाजे के रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक निजी कमरे में भड़कीले लाल कपड़ों में एक सुंदर आदमी ने अपने दोनों तरफ बैठी 2 सुंदरियों को धक्का देकर बाहर कर दिया और होठों पर मुस्कान के साथ सड़क पर अनन्या राठौड़ को नीचे देखा। वह आदमी असाधारण रूप से सुंदर था, जिसकी तलवार जैसी भौहों के नीचे लंबी मनमोहक फीनिक्स आंखें थीं। उसके होंठ सिंदूर की तरह लाल थे और उसका व्यवहार भड़कीला और अनियंत्रित, आकर्षक और शिष्ट था, जैसे कोई मोर अपने पंख फैला रहा हो जो हर समय हार्मोन की आभा बिखेर रहा था। उसके सामने लाल सुनहरे रंग में काले लबादे पहने एक आदमी ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, यी यांग, तुम इस मोटी महिला पर मोहित तो नहीं हो गए? तुम्हें किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सुंदर उपस्थिति तो बहुत आम है, लेकिन एक दिलचस्प आत्मा लाखों में एक होती है। तुम नहीं समझोगे। सॉन्ग यायांग ने शराब का एक गिलास उठाया, उसके होंठों पर एक मुस्कान थी और उसने कहा, मुझे सबसे मजबूत शराब पीना और सबसे उग्र महिलाओं को जीतना पसंद है।
शू युआन ने उसे निशब्द होकर देखा, फिर नीचे अनन्या राठौड़ की ओर इशारा किया और अपने बगल में बैठी 2 महिलाओं से पूछा, वह कौन है? युवा मास्टर, क्या आप उस मोटी महिला के बारे में बात कर रहे हैं? वह डिंगबुओ के माक्विस की हवेली की तीसरी युवा मालकिन है। वह हमारी राजधानी में एक प्रसिद्ध निकम्मी है। न तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर सकती है और न ही मार्शल आर्ट, और वह एक कामी भी है। वह चौथे राजकुमार का लगातार पीछा कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से चौथा राजकुमार उसे देखना भी नहीं चाहता। उसके साथ पी रही महिला ने तिरस्कार के साथ कहा, बकवास, उसके पास स्पष्ट रूप से खेती है। सोंग यायांग ने उन दोनों महिलाओं को ठंडी नज़रों से देखा। शू युआन ने सड़क पर अनन्या राठौड़ को देखा और पाया कि वास्तव में उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव थे। हालांकि वे बहुत कमजोर थे, लेकिन वह वैसी निकम्मी नहीं थी जैसा उन्होंने वर्णन किया था। वह वास्तव में एक निकम्मी है। वह 10 साल से अधिक समय से खेती नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ दिन पहले बहुत से लोगों ने उसे सड़क पर बहुत सारे राक्षसों को बुलाते हुए देखा था। कुछ का कहना है कि वह एक महान सम्राज्ञ है, जबकि अन्य का कहना है कि उसे किसी और के द्वारा बुलाया गया था। मुझे बारीकियों का पता नहीं है। हाँ, लेकिन वह वास्तव में एक चंचल महिला है। वह चौथे राजकुमार के प्रति जुनूनी थी और अब वह रीजेंट के साथ उलझ गई है और उसके आवास में भी चली गई है। बस किसी और से पूछ लो, सब जानते हैं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को जवाब दिया। वे इस बात से ईर्ष्यालु थीं कि अनन्या राठौड़, मोटी और बदसूरत होने के बावजूद, इतने सुंदर युवा व्यक्ति के पक्ष को आकर्षित करने में सफल रही थी। ये दोनों युवा मास्टर बेहद सुंदर हैं, भले ही उन्हें कोई पैसा न दिया जाए, फिर भी वे उनके लिए भुगतान करने को तैयार होंगी। स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाना, क्या वह वही है जिसके बारे में स्काउट बात कर रहा था? सोंग यायान की फीनिक्स आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह के कोने फिर से ऊपर उठ गए। उसने कुछ चांदी निकाली और मेज पर फेंक दी, यहाँ से निकल जाओ। फिर अपने लाल कपड़े को झटकते हुए वह वापस बैठ गया और सड़क पर लड़कियों को देखना जारी रखा। द्वंद्व युद्ध। युवा राजकुमार को उम्मीद नहीं थी कि अनन्या राठौड़ इतनी तीखी जीभ वाली होगी, और उसके शब्दों ने उसे वहीं चोट पहुंचाई थी जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता था। उसे कैसे पता चला कि उसे दवाओं की जरूरत है? नहीं, वह जरूर मनगढ़ंत बातें कर रही है। बकवास। अनन्या राठौड़, तुम बहुत सक्षम हो। अगर तुम इतनी सक्षम हो तो तुम्हारा भाई अभी भी एक निकम्मा और गूंगा क्यों है? युवा राजकुमार ने उपहास किया। मु यूहिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ा। ओह, यह क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अब पीट सकते हो? मैं उस समय तुम्हें लगभग अधमरा पीट सकती थी, और मैं आज फिर से ऐसा कर सकती हूँ। उसने जानबूझकर मु यूहिंग को उकसाया। काश मैं आज एलियन को बाहर लाई होती तो मैं उस बीमार मु यूहिंग को पागल कर सकती थी। एक पराजित प्रतिद्वंद्वी। युवा राजकुमार, तुम मजाक कर रहे हो। राजधानी में कौन नहीं जानता कि तुमने उस समय अनुचित तरीके से गुप्त तरीकों का उपयोग करके जीत हासिल की थी। यदि तुम इतने सक्षम हो तो तुम आधे महीने में एन के साथ एक और मैच कर सकते हो। लेकिन अगली बार यह जीवन मरण का द्वंद्व होगा। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अनन्या राठौड़ ने स्पष्ट आवाज में जोर से कहा। जीवन मरण का द्वंद्व, इसका मतलब है कि यह मौत की लड़ाई है। अनन्या राठौड़ बहुत अहंकारी और बहुत मूर्ख है। बस मौखिक आनंद के एक पल के लिए उसने अपने निकम्मे छोटे भाई को युवा राजकुमार के साथ मौत के मुंह में धकेल दिया। मु यूहिंग बर्बाद हो गया। ऐसी बहन होना सबसे बुरी किस्मत है। आसपास के लोग सिर हिला रहे थे और एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे। अनन्या राठौड़ की बातें सुनकर युवा राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसे डर था कि कहीं वह अपना इरादा न बदल ले। उसने तुरंत कहा, मैं चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यहाँ इतने सारे गवाह हैं। मैं, राजकुमार गोंग, आज चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं मु यूहिंग के साथ मौत तक लड़ूंगा। उस मामले में चलो द्वंद्व के लिए एक रक्त शपथ लिखें, ताकि जब समय आए तो तुम काय न बनो। अनन्या राठौड़ ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या वह पागल हो गई है? एक बार जब उसने द्वंद्व के लिए रक्त शपथ लिख दी तो वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। हर कोई अनन्या राठौड़ को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई पागल औरत हो। उसे अपने भाई से इतनी नफरत थी कि वह उसे मौत के घाट उतारने के लिए दृढ़ थी। तो लिखो, मुझे बस डर है कि मु यूहिंग इसे लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। युवा राजकुमार ने उपहास किया। हमेशा शांत रहने वाला मु यूहिंग अपनी बहन की ओर देखा। वह जानता था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और उसने उसे आश्वस्त करने वाली नजरें दीं। हालांकि वह जानता था कि वह युवा राजकुमार के खिलाफ जीत नहीं सकता, लेकिन उसका दिल शांत और विचलित था। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे शानदार तरीके से मरना चाहिए। ये बीमारी से चुपचाप मरने से कहीं अधिक सम्मानजनक है, उसने खुद से सोचा। इसलिए भावहीन होकर उसने बगल के दुकानदार से कागज का एक टुकड़ा लिया, अपनी उंगली काटी और द्वंद्व के लिए रक्त शपथ लिखी। जब उसका फिंगरप्रिंट और युवा राजकुमार का फिंगरप्रिंट एक साथ मुहरबंद हो गए तो आकाश से रोशनी की एक किरण चमकी और उनके भौहों के बीच के स्थान में प्रवेश कर गई।
रक्त शपथ पूरी हुई, स्वर्ग और पृथ्वी गवाह हैं, यह मौत तक समाप्त नहीं होगी। यदि कोई काया बन जाए तो ये रक्त शपथ का उल्लंघन करने के समान होगा और स्वर्ग उन्हें नष्ट कर देगा। यही कारण है कि बहुत से लोग हैरान थे जब उन्होंने अनन्या राठौड़ को ये कहते सुना कि वह द्वंद्व के लिए रक्त शपथ स्थापित करना चाहती है। जैसे ही रक्त लिखित पत्र पूरा हुआ, अनन्या राठौड़ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने युवा राजकुमार को ऐसे देखा जैसे वह एक मृत व्यक्ति हो। हम अपना बदला लेने आए हैं, युवा राजकुमार। तुम मौत की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति होगे। मालकिन, नीलामी शुरू होने वाली है, बटलर वांग ने तब बात की। अनन्या राठौड़ ने सिर हिलाया, अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और युवा राजकुमार से कहा, युवा राजकुमार, तुम्हें पिछवाड़े में सावधान रहना चाहिए। निर्धारित समय से पहले किसी महिला की गोद में मत मर जाना, ये तुम्हें हंसी का पात्र बना देगा। तुम बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारे भाई को मार न दूं, तब देखते हैं तुम्हारी जीभ कितनी तेज है। युवा राजकुमार ने उग्रता से कहा, उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। अनन्या राठौड़ और उसके दल के शान से चले जाने के बाद उसने अपने नौकरों से कुछ शब्द फुसफुसाए, जिन्होंने तुरंत सिर हिलाया और भाग गए। इस बीच ऊपर से तमाशा देख चुके दो सुंदर पुरुष नीचे आए और अपने अधीनस्थों से नीलामी के लिए 2 वीआईपी सीटें व्यवस्थित करने को कहा। फिर वे इत्मीनान से नीलामी स्थल की ओर चल दिए। बटलर वांग, आप क्रिम्सन क्लाउड हॉल के प्रबंधक को जानते होंगे, है ना? क्या आप मेरा परिचय करा सकते हैं? मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं नीलाम करना चाहती हूँ, अनन्या राठौड़ ने बटलर वांग से कहा। बटलर वांग को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो उसे नहीं पूछने चाहिए, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, जी, मेरे एक अच्छे दोस्त यहाँ के प्रबंधक हैं। मैं आपको अभी उनसे मिलने ले चलता हूँ। हालांकि उनके मानक बहुत उच्च हैं, इसलिए यदि वह बाद में असभ्य व्यवहार करें तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगी। इसका निहितार्थ ये था कि प्रबंधक शायद नीलामी के लिए उसकी वस्तुओं को स्वीकार न करे। बिल्कुल। क्रिम्सन क्लाउड हॉल में मुलाकात। क्रिम्सन क्लाउड हॉल के प्रबंधक का उपनाम ली था। वह लगभग बटलर वांग की ही उम्र का था, लेकिन वह बहुत दुबला पतला था। उसके नैन नक्श धन से हुए थे और उसकी आंखों के नीचे गहरी नीली छाया थी, जिससे वह उदास दिखता था। प्रबंधक ली के पीछे एक छोटा बूढ़ा आदमी था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी लेकिन आंखें चमकीली थीं। उसका उपनाम सुन था और वह क्रिम्सन क्लाउड हॉल का आधिकारिक कीमियागर था। ये जानते हुए कि नीलामी 15 मिनट में शुरू होने वाली है, प्रबंधक के परिचय के बाद अनन्या राठौड़ सीधे मुद्दे पर आई। उसने अपने द्वारा परिष्कृत अर्धनिर्मित गोलियों की एक बोतल निकाली और कहा, प्रबंधक ली, मैं इस अमृत गोली को नीलाम करना चाहती हूँ। प्रबंधक ली ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, ये किस प्रकार की गोली है? इसकी श्रेणी क्या है? एल्डरसन ने भी अपनी गर्दन घुमाई और प्रत्याशा के साथ जेड की बोतल को देखने लगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ नीलाम होने वाली गोलियों की सबसे निचली श्रेणी कम से कम 5वीं श्रेणी होती है और इससे भी उच्च श्रेणियाँ होती हैं। एक कीमियागर के रूप में उन्हें क्रिम्सन क्लाउड हॉल के लिए गोलियों का मूल्यांकन करने में मजा आता था। यह एक प्रथम श्रेणी का अर्धनिर्मित उत्पाद है, अनन्या राठौड़ ने शांति से कहा। क्या? प्रबंधक ली और एल्डरसन दोनों ने एक साथ अविश्वास से भरे चेहरों के साथ अनन्या राठौड़ की ओर देखा। एल्डरसन ने कहा, युवा मालकिन, आप एक आधी अधूरी प्रथम श्रेणी की गोली की नीलामी कर रही हैं। क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? प्रथम श्रेणी की गोलियां बहुत आम हैं, अर्धनिर्मित उत्पादों की तो बात ही छोड़ दें। उनके औषधीय प्रभाव बहुत खराब होते हैं। अमीर लोग अपने स्पिरिट बीस्ट्स को खिलाने के लिए स्नैक्स के रूप में अर्धनिर्मित उत्पादों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सड़क पर खड़े होकर उन्हें बेचने के लिए चिल्लाते हैं तो भी कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। क्रिम्सन क्लाउड हॉल जैसी जगह पर इसे नीलामी के लिए रखना लोगों को जानबूझकर अपमानित करने के प्रयास के अलावा और क्या हो सकता है? प्रबंधक ली ने त्योरियां चढ़ाईं। यदि यह उसके दोस्त की खातिर नहीं होता तो वह कभी भी किसी अजनबी का इतनी आसानी से मनोरंजन नहीं करता। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की उसे मूर्ख बनाने और उसका समय बर्बाद करने के लिए प्रथम श्रेणी का अर्धनिर्मित उत्पाद लाएगी। भाई वांग, मुझे अन्य काम भी देखने हैं, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें, प्रबंधक ली ने ठंडे भाव से कहा। ये बटलर वांग शर्मिंदा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अनन्या राठौड़ ऐसा तमाशा खड़ा करेगी। अगर उसे पता होता तो वह शुरुआत में ही उससे पूछ लेता। अब उसने अपने दोस्त के सामने अपना चेहरा सम्मान खो दिया था और इसे समझाना मुश्किल था। ये देखकर कि प्रबंधक ली जाने वाले हैं, अनन्या राठौड़ को कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से जेड की बोतल खोली और कहा, यह एक साधारण प्रथम श्रेणी का अर्धनिर्मित उत्पाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी गोली है जो एक परिवर्तन से गुजरी है। चमत्कारी गोली का रहस्य। ओह, एक अर्धनिर्मित उत्पाद। एल्डरसन को दिलचस्पी हुई। उसने गोली ली और उत्सुकता से इसकी जांच की। एक प्रथम श्रेणी की गोली केवल एक चौथी श्रेणी के कीमियागर द्वारा ही बनाई जा सकती है, लेकिन एक चौथी श्रेणी का कीमियागर एक पूर्ण प्रथम श्रेणी की गोली भी क्यों नहीं बना सकता? एल्डरसन बहुत हैरान थे।
उन्होंने आगे कहा, लेकिन पहले चरण का अर्धनिर्मित उत्पाद अभी भी एक अर्धनिर्मित उत्पाद ही है। भले ही यह एक पूर्ण उत्पाद हो, यह केवल एक प्रथम श्रेणी की गोली है। छोटी लड़की, हमारा क्रिम्सन क्लाउड हॉल केवल 5वीं श्रेणी और उससे ऊपर की गोलियों की ही नीलामी करता है। प्रबंधक ली ने निराश होकर सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगे। हाँ, एल्डरसन ने अपनी हथेली में डाली गई सफ़ेद गोली को देखा। हालांकि गोली पूरी तरह से बनी नहीं थी, लेकिन उस पर एक सुनहरी रेखा थी, जो वास्तव में एक प्रथम चरण का गोल्डन कोर था। हालांकि इसे सूंघने के बाद वह अचानक चिल्लाया, ये किस प्रकार की गोली है? मैं बता नहीं सकता। प्रबंधक ली अपने रास्ते में रुक गए और भ्रमित होकर पूछा, क्या अभी भी ऐसी गोलियां हैं जिन्हें एल्डरसन नहीं पहचानते? बेशक एल्डरसन इसे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनके हाथ में जो बोतल है वह एक लघु कायाकल्प गोली है, अनन्या राठौड़ ने आलस्य से कहा, अपने पैरों को पार करते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। लघु कायाकल्प गोली। एल्डरसन सदमे में थे, गोली पकड़े हुए उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने अनन्या राठौड़ को ध्यान से देखा और पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम कह रही हो कि यह एक लघु कायाकल्प गोली है? प्रबंधक ली ने एल्डरसन को पहले कभी इतना व्याकुल नहीं देखा था। उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, एल्डरसन, ये लघु कायाकल्प गोली किस प्रकार की गोली है? आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? ग्रेटर दैन लघु कायाकल्प गोली प्राचीन पुस्तकों में दर्ज एक प्रकार का अमृत है, जिसका आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से बहाल करने का चमत्कारी प्रभाव है। हालांकि लघु कायाकल्प गोली का नुस्खा दसियों हजार साल पहले ही खो गया था। ग्रेटर दैन आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी बहाल करना। प्रबंधक ली के उदास और बेजान चेहरे पर आश्चर्य और सदमे की एक झलक दिखाई दी। एक लड़ाई में यदि दो लोग समान रूप से मेल खाते हैं तो मुकाबला इस बात पर आता है कि किसके पास अधिक आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन ऐसी गोलियों के साथ जो आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से बहाल कर सकती हैं, कोई भी पलक झपकते ही खपत हुई आध्यात्मिक शक्ति को वापस पा सकता है और चरम स्थिति में लौट सकता है। ऐसा अमृत वास्तव में दुनिया में मौजूद है। जैसे ही इस अमृत द्वारा खेती करने वालों में लाए गए जबरदस्त बदलावों का विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने मन ही मन गहरी सांस ली। उन्होंने एक गंभीर भाव के साथ अनन्या राठौड़ की ओर देखा और कहा, मालकिन, आप कैसे गारंटी दे सकती हैं कि यह पौराणिक लघु कायाकल्प गोली है? प्रबंधक ली, हम किसी से इसे आजमाने के लिए क्यों नहीं कहते? अनन्या राठौड़ ने कहा। परीक्षण और कीमत। उसकी बात सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी को कोशिश करने के लिए एक गोली देने को तैयार थी, इसलिए प्रबंधक ली ने तुरंत प्रशिक्षण मैदान से थकावट से चूर किसी व्यक्ति को बुलाया और उसके सामने उसे लघु कायाकल्प गोली लेने को कहा। वह आदमी, जो अभी भी पूरी तरह से हैरान दिख रहा था, भारी हौंकते हुए उस गोली को निगल गया, जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि यह क्या है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। हे भगवान, ये किस तरह की चमत्कारी दवा है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई है। प्रबंधक ली और एल्डरसन ने इस व्यक्ति पर आध्यात्मिक ऊर्जा को शून्य से कुछ और प्रचुर मात्रा में बढ़ते हुए देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में सदमे का भाव था। ये वास्तव में पौराणिक लघु कायाकल्प गोली है। ये जिस गति से आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करती है, वह उनकी उम्मीदों से परे है। हालांकि यह केवल एक अर्धनिर्मित उत्पाद है, लेकिन इसमें अकल्पनीय औषधीय शक्ति है। अविश्वसनीय। तुम अब बाहर जा सकते हो, प्रबंधक ली ने उस हैरान युवक से कहा। वह युवक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा शरीर लिए अवाक होकर बाहर चला गया। मालकिन, मैं असभ्य था। प्रबंधक ली ने अपने पिछले व्यवहार के लिए गंभीरता से अनन्या राठौड़ से माफी मांगी। कोई बात नहीं। अनन्या राठौड़ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं आपके सम्मानित संस्थान में 3 लघु कायाकल्प गोलियों की नीलामी करने की योजना बना रही हूं, जिसमें प्रत्येक की शुरुआती कीमत 500,000 तेलसोना से कम नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं, प्रबंधक ली? अनन्या राठौड़ के पीछे बटलर वांग और युनहाओ सदमे में आंखें फाड़कर देखने लगे। 5 लाख तेलसोना। हे भगवान, एक छठी श्रेणी की गोली भी इतनी ऊंची कीमत नहीं ला पाएगी। क्या यह नहीं कहा गया था कि उसकी गोली केवल प्रथम श्रेणी की है, और वह भी एक अर्धनिर्मित उत्पाद है? क्या कीमत बहुत अधिक नहीं है? मु यूहिंग पूरे समय चुपचाप एक तरफ बैठा रहा। जब अनन्या राठौड़ ने गोलियां निकाली तो केवल एक पल के लिए आश्चर्य दिखाया, अन्यथा वह शांत रहा। वह जानता था कि उसे निश्चित रूप से कुछ असाधारण चीजों का सामना करना पड़ा होगा, अन्यथा वह इतने सारे राक्षसों को नहीं बुला पाती, न ही उसका व्यक्तित्व इतनी तेजी से बदलता। लेकिन इससे क्या, वह उसकी बहन थी और यह कभी नहीं बदलेगा। उसे भी उम्मीद महसूस हुई। अब वह जानता था कि युवा राजकुमार से बात करते समय उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया था। उसने सोचा, क्या मेरी बहन वास्तव में मुझे ठीक कर सकती है? ये कीमत उचित है। प्रबंधक ली ने ध्यान से विचार करने के बाद सिर हिलाया। बटलर वांग और युनहाओ के मुंह खुले के खुले रह गए, इतने बड़े कि उनमें 2 अंडे समा जाएं। एक आधी अधूरी प्रथम श्रेणी की गोली पर 500,000 तेलसोना खर्च करना उचित कैसे हो सकता है? अनन्या राठौड़ के होठों पर एक मुस्कान छा गई।
राजधानी शहर हर तरह के लोगों का एक संगम था। पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध कीमियागर गिल्ड के अलावा गोलियों में विशेषज्ञता रखने वाले 2 प्रसिद्ध परिवार भी थे। यदि उन्हें पता चल गया कि लघु कायाकल्प गोली बाजार में आ गई है, तो वे इसे खरीदने और इसका अध्ययन करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा देंगे। इन गहरी नींव वाले परिवारों और ताकतों के लिए 2 लाख तल सोना समुद्र में एक बूंद के समान था। यदि वे वास्तव में इस अमृत के सूत्र की खोज कर लें तो उन्हें जो लाभ होगा वह अकल्पनीय होगा। इसलिए उसे विश्वास था कि अंतिम नीलामी मूल्य निश्चित रूप से उसके द्वारा उद्धृत मूल्य से अधिक होगा। हालांकि इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी लघु कायाकल्प गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता, क्योंकि केवल नुस्खे ही नहीं खोए हैं बल्कि कई औषधीय जड़ी बूटियां भी गायब हो गई हैं। अनगिनत विलुप्त औषधीय जड़ी बूटियों के बीज केवल उसके स्थानिक आयाम में मौजूद हैं। पुराना दुश्मन और एक नया तमाशा। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद अनन्या राठौड़ और अन्य लोग बाहर गए और नीलामी स्थल में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। इससे पहले कि वे प्रवेश करते, उन्होंने देखा कि युवा राजकुमार गोंग एक बहुत ही सुंदर और भारी गर्भवती महिला के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। क्या वह महिला एलियन है? अनन्या राठौड़ ने त्योरियां चढ़ाईं और अपने सुंदर छोटे भाई से पूछा। मु यूहिंग ने सिर हिलाया, उसके पीले चेहरे पर नफरत की एक झलक दिखाई दी। एलियन वह दयनीय महिला थी जिसे उसने युवा राजकुमार से तब बचाया था जब वह सड़क पर एक शूरवीर की तरह काम कर रहा था। लेकिन उसने उस दया का बदला दुश्मनी से दिया, उसे जहर दिया और उसे उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। युवा राजकुमार वास्तव में उसे उसके सामने दिखावा करने के लिए लाया था। अनन्या राठौड़ ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। यह एलियन उस समय साफ पानी में खिले कमल के फूल की तरह थी, आकर्षक और दिल को छू लेने वाली, लेकिन वह एक गांव की लड़की जैसी दिखती थी। अब उसका श्रृंगार एक कुलीन महिला की तरह उत्तम था और उसमें गांव के गंवारपन का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी उठी हुई भौहों को देखकर लगता था कि उसे खुद पर बहुत गर्व है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में उसे काफी पक्ष मिला है, फिर भी वह केवल एक रखेल ही थी। ऐसा लगता है कि उसने दया का बदला दुश्मनी से दिया। उसके सुंदर भाई को अपाहिज करने के बाद उसे न केवल कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह उस आदमी की बाहों में भी चली गई जिसने उसे परेशान किया था और एक आरामदायक जीवन जी रही थी। अनन्या राठौड़ अचानक मुस्कुराई और जैसे ही युवा राजकुमार और उसके लोग पास आए, युवा राजकुमार के कुछ भी बोलने से पहले ही वह बोल पड़ी। क्या यह एलियन नहीं है? इसका पेट बहुत बड़ा है। वह कुछ ही महीनों में जन्म देने वाली है ना? ओह माय, बधाई हो युवा राजकुमार। युवा राजकुमार को कभी उम्मीद नहीं थी कि अनन्या राठौड़ फिर से अपना सुर बदल लेगी और वास्तव में उसे बधाई देगी। लेकिन तभी उसका लहजा बदल गया। युवा राजकुमार के रक्षक को बधाई। वह पिता बनने वाला है, वह बहुत खुश होगा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना चमक रहा है। पफ, संयोग से वहां से गुजर रहे सॉन्ग यांग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने दोस्त शू युआन द्वारा उसे दूर खींचने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी छवि की परवाह किए बिना चमकीले लाल कपड़ों में जोर से ठहाका लगाया। हाँ, कितना सुंदर आदमी है। अनन्या राठौड़ की नज़र उस पर पड़ी और वह अपनी नज़रें नहीं हटा पाए। उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे और उसका फिगर लंबा और पतला था। उसने एक भड़कीली लाल पोशाक पहनी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी दिखावटी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत इसने लोगों को यह महसूस कराया कि यह रंग उस पर पूरी तरह से जंचता है, जिससे उसका सुंदर चेहरा चीनी मिट्टी की तरह सफ़ेद लग रहा था। उसकी सुंदरता में दुष्टता का एक स्पर्श था, जो एक स्वतंत्र और अनियंत्रित रोमांटिक आकर्षण को प्रकट कर रहा था, और एक जंगलीपन के साथ एक शैतानी आकर्षण मिश्रित था। यह एकमात्र ऐसा आदमी था जिसे उसने कभी देखा था जिसकी उपस्थिति काका को टक्कर दे सकती थी, फिर भी उसकी एक बिल्कुल अलग शैली थी। काका की सुंदर उपस्थिति एक शाही आभा से ओतप्रोत थी जो लोगों को सीधे उनकी ओर देखने से डराती थी, जैसे कोई चलता फिरता 1000 साल पुराना हिमखंड हो। हालांकि इस सुंदर व्यक्ति के पास एक मनोरम और भड़कीली सुंदरता थी जो वास्तव में आकर्षक थी। सत्य या अफवाह? तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम निकम्मी औरत। एलियन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी उंगलियां जो चमकीले लाल नेल पॉलिश से रंगी थीं, अनन्या राठौड़ के चेहरे की ओर इशारा कर रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उस गुस्से के भीतर अपराधबोध के कुछ निशान छिपे थे। मैं बकवास कर रही हूँ। कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें और इस रक्षक को नदी के किनारे गले मिलते देखा था। यदि तुम दिनों की गिनती करो तो वह वही समय था जब तुम गर्भवती हुई थी। क्या तुम्हारे बच्चे का पिता वह राजकुमार नहीं है, बल्कि यह रक्षक है? अनन्या राठौड़ ने मासूमियत से कहा। सॉन्ग यांग तब तक हंसता रहा जब तक उसके पेट में दर्द नहीं होने लगा। वह बहुत व्यंग्यात्मक थी और उसका मासूम रूप बस बहुत प्यारा था। शू युआन ने त्योरियां चढ़ाईं। ये गोल मटोल लड़की तीखी जीभ वाली थी और बहुत कठोर बोलती थी। वह काका राजकुमार का ध्यान खींचने में कैसे कामयाब रही? मैंने नहीं किया युवा राजकुमार, यह मूर्ख सिर्फ बकवास कर रही है। एलियन की आंखों में खौफ था।
उसे नहीं पता था कि अनन्या राठौड़ ने रक्षक के साथ उसकी मुलाकात कैसे देखी, लेकिन वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसके पेट में पल रहा बच्चा केवल छोटे राजकुमार को ही पिता कह सकता है। युवा राजकुमार, मेरा मालकिन एलियन के साथ बिल्कुल कोई चक्कर नहीं था। कृपया, आपको सच्चाई देखनी चाहिए। वह रक्षक इतना डर गया था कि वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया, उसके पैर कांप रहे थे। अनन्या राठौड़ वास्तव में झूठ बोल रही थी। उसने कभी भी एलियन को किसी पराये आदमी से छुपकर मिलते नहीं देखा था। हालांकि वह बता सकती थी कि युवा राजकुमार का स्वास्थ्य खराब था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह लड़खड़ाते हुए चलता था और उसका चेहरा पीला था। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर गुर्दे की कमी से पीड़ित था। उसके जैसा कोई व्यक्ति प्रजनन कैसे कर सकता है? केवल अपने सपनों में। युवा राजकुमार के सिर पर उगी हरी घास इतनी बड़ी है कि उस पर एक घोड़ा दौड़ सकता है। वह बुरी तरह से धोखा खा चुका है। लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं बकवास कर रही हूं या नहीं, युवा राजकुमार खुद जानते हैं। मुझे लगता है कि आपके घर में एलियन के अलावा कोई अन्य गर्भवती महिला नहीं होनी चाहिए। युवा राजकुमार का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। एलियन को छोड़कर उसके हरम की कोई भी महिला गर्भवती नहीं थी। वह उसे एक खजाने की तरह सहेजता था और उसने वादा किया था कि उसका बच्चा उसकी उपाधि का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन उसका एक रक्षक के साथ चक्कर था। कितनी नीच औरत! उसके सिर पर चमकती हरी टोपी ने उसके गुस्से को भड़का दिया और उसने अपनी तलवार खींची और अभी भी बहस कर रहे रक्षक की गर्दन काट दी। खून एलियन पर चारों ओर फैल गया, जिससे वह इतनी डर गई कि उसके पैर कमजोर हो गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। युवा राजकुमार, मैं निर्दोष हूँ। जैसे ही उसने बहस करना जारी रखा, क्रोधित युवा राजकुमार ने उसके पेट में लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसके पैरों के बीच से खून बहने लगा। बचाओ, मेरा बच्चा! एलियन ने अपना पेट पकड़ लिया और खौफ में चिल्लाए। देखता हूं कौन उसे बचाने की हिम्मत करता है। युवा राजकुमार ने दहाड़ते हुए एलियन को घूर कर देखा, फिर अनन्या राठौड़ को एक शातिर नजर दी और तेजी से वहां से चला गया। चारों ओर बहुत सारे लोग थे जो सभी नीलामी में भाग लेने आए थे और वह ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एलियन रेंगते हुए आए और उसने मू युहेंग से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाई। ग्रेटर दैन मू युहेंग ने यह दृश्य देखा तो कुछ साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं, जो वर्तमान से ओवरलैप होती प्रतीत हो रही थीं। ग्रेटर दैन उस समय वह असहाय लग रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, जिससे लोगों को उस पर तरस आया। हालांकि वह दिन अगले कुछ वर्षों के लिए उसके बुरे सपनों का स्रोत बन गया। ग्रेटर दैन अब दृश्य दोहराया जा रहा है और प्रतिशोधात्मक संतुष्टि की भावना के अलावा उसे कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। दुनिया गोल है, प्रतिशोध अपरिहार्य है और बुरे लोगों को हमेशा उनके कर्मों का फल मिलेगा। ग्रेटर दैन, उसने अनन्या राठौड़ को कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। उसकी बहन ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया था। चलो चलें, अनन्या राठौड़ ने उसका कंधा थपथपाया। मू युहिंग ने सिर हिलाया और भावहीन होकर एलियन के पास से गुजर गया। एक नया प्रशंसक, रुको, लड़की, तुम्हारे चेहरे पर खून की एक बूंद है। यहाँ, इसे पोंछ लो। इसी क्षण लाल रंग के कपड़ों में वह सुंदर आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने अनन्या राठौड़ को एक रुमाल सौंप दिया। कितना सुंदर आदमी है जो खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया है। धन्यवाद। अनन्या राठौड़ ने मुस्कुराते हुए रुमाल लिया और फिर उस सुंदर व्यक्ति से पूछा, खून की वह बूंद कहाँ है? यहाँ है। सौंग यायांग दिल खोलकर हंसा, उसका हाथ पोंछने के लिए रुमाल वापस लिया और फिर महान सज्जनता दिखाते हुए तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। अनन्या राठौड़ के होंठ मुड़ गए। वह मन ही मन सोच रही थी, ये सुंदर आदमी इतना चौकस हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे पसंद कर लिया हो? क्या उसे आजकल बहुत सारे प्रेमी मिल रहे हैं? आप बाद में कहाँ बैठना चाहेंगी, युवा मालकिन? मेरे पास एक वीआईपी कमरा उपलब्ध है, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी? कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी मालकिन के पास एक वीआईपी कमरा है। युनहाओ ने आगे कदम रखा और ठंडी आवाज़ में कहा, मालकिन राजकुमार की महिला है। राजकुमार ने उसे भविष्य की राजकुमारी पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा है। वह किसी अन्य जंगली आदमी को भविष्य की राजकुमारी पर नज़र डालने नहीं दे सकता। हालांकि वह कहना चाहता था कि इस आदमी की आंखों में कुछ खराबी है, क्योंकि वह अपने आसपास की सभी खूबसूरत महिलाओं को नज़रअंदाज करके अनन्या राठौड़ के पास आने का विकल्प चुन रहा था। इतनी कम उम्र में कोई कैसे अंधा हो सकता है?